हेलो हाय नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स के IIT JEE और नीट चैनल पे। जी हाँ, हम बात करने जा रहे हैं हमारे फ्रिक्शन की। भाई फ्रिक्शन क्या है, क्या होगा फ्रिक्शन? बड़ा सिंपल सा फंडा है भाई फ्रिक्शन का, जो अपने रोजमर्रा की जिंदगी में आपने ऑब्जर्व करा होगा कि अगर आप अपने घर पे किसी टेबल को शिफ्ट करते हो तो कुछ आवाज आती है, फ्रिक्शन। या फिर कोई बड़ी भारी सी अलमारी है, उसको खिसका रहा हूं मैं, सर नहीं मूव हो रही, क्यों? फ्रिक्शन है ना। तो ये फ्रिक्शन है जो हर जगह काम आता है बेटा, ठीक है। तो क्या है ऐसा फ्रिक्शन, थोड़ा और बताओ क्यों ऐसा हो रहा है कि किसी भी अलमारी को अगर मैं खिसकाता हूं तो मैं अकेले उसको नहीं मूव कर पाता हूं, लेकिन वहीं पे मेरे 2-3 दोस्त आके सपोर्ट कर देते हैं तो वो हमारे से मूव हो जाती है। तो ये सारी बातें हम फ्रिक्शन में करते हैं बेटा। टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन को पढ़ेंगे हम लोग, क्या क्या फॉर्मुलेज हैं, कैसे कैसे सवाल बनेंगे, सारी चीजें आज कवर करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली चीज जो हम सबसे बेसिक सी चीजें लेते हैं बेटा, आपने ये चीज ऑब्जर्व की होगी कि कोई भी बॉल रोल कर रही होती है तो कुछ समय के बाद जाके रुक जाती है, खुद ब खुद रुकती है, कोई नहीं रोकता उसको। हाँ सर, क्यों रुकती है वो बॉल? बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन। बॉल और ग्राउंड के बीच में फ्रिक्शन होगा बेटा, दैट्स व्हाई ये बॉल खुद ब खुद कुछ समय के बाद जाके रुक जाएगी। सोफे को अगर आप शिफ्ट करते हो, अगर मान लो कोई भारी सा सोफा है, वैसे सोफा भारी नहीं होता है ना, तो जब आप सोफा को शिफ्ट करते हो तो आपको एक साउंड आता है ना, खिसकने का साउंड आता है, वो फ्रिक्शन की वजह से है। बेड को अगर आप शिफ्ट करते हो तो कभी कभार बेड भारी होता है तो हम उसको शिफ्ट नहीं कर पाते, क्यों? फ्रिक्शन की वजह से। फ्रिक्शन लग कहां रहा है? फ्रिक्शन एक्चुअल में लगता वहां है जहां पे दो बॉडीज का कांटेक्ट होता है। जैसे सोफे का कांटेक्ट ग्राउंड के साथ है, बॉल का कांटेक्ट ग्राउंड के साथ है, तो जहां पे बॉडी का कांटेक्ट ग्राउंड के साथ है ना, वहां पे फ्रिक्शन लग रहा है। अब मैं ग्राउंड बार बार नहीं बोलूंगा क्योंकि देखो कुछ भी हो सकता है। एक बुक को अगर टेबल पे रख दें तो बुक और टेबल के बीच में भी फ्रिक्शन हो सकता है। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं कि ग्राउंड ही होगा, कुछ भी है ना। तो जहां पे दो सरफेसेस कांटेक्ट में आती है वहां पे फ्रिक्शन होता है बेटा। क्या बोले? जहां पे दो सरफेसेस कांटेक्ट में आएगी वहां पे फ्रिक्शन होगा। फ्रिक्शन की वजह क्या है, क्यों हो रहा है ऐसा फ्रिक्शन? तो यार इसके लिए बड़े अलग अलग से कॉन्सेप्ट दिए गए थे। कुछ लोगों ने बोला कि यार ऐसा होता है कि जैसे आपने किसी बॉक्स को सरफेस पर रखा है, दिखने में बड़ा बिल्कुल एकदम स्मूथ सरफेस दिख रहा होगा, लेकिन जब इसको और ज्यादा जूम करोगे तो आप पाओगे कि सरफेस जो है ना, कोई इवन सरफेस नहीं होती कभी भी। इवन सरफेस मतलब एकदम स्ट्रेट सरफेस नहीं होती है कोई भी। आप बिल्कुल, अगर आपको लगता है कि आपके घर पे जो टेबल है बिल्कुल एकदम स्ट्रेट है, एकदम है ना, फिनिश्ड सरफेस है उसकी, तो ऐसा नहीं होता बेटा। दिखने में आपको बिल्कुल फिनिश्ड दिख रहा होगा, लेकिन जब आप इसको एकदम जूम करके देखोगे तो भी आपको यहां पे अनइवन सरफेस दिखती है। अनइवन मतलब उबड़ खाबड़ वाले रास्ते ठीक है। सो कोई भी टेबल हो या कोई भी सरफेस हो बेटा, जो आपको दिख रहा है कि नहीं बिल्कुल सर टाइल्स एकदम एकदम साफ, एकदम चिकनी होती है, पर उसमें भी अगर आप बहुत ज्यादा जूम करके देखोगे यू विल फाइंड कि यहां पे भी कुछ जो है इररेगुलरिटीज होती है। तो बेटा जब दो बॉडीज आपस में कांटेक्ट में है, जैसे कि ये बॉक्स को अगर इस ब्लॉक के साथ, ये जो नीचे जो सरफेस है इसके साथ कांटेक्ट में लाया, तो इनकी जो इररेगुलरिटीज होती है ना, वो आपस में इंटरलॉक हो जाती है। अलग अलग कॉन्सेप्ट से बेटा, कुछ लोगों ने ये वाला कॉन्सेप्ट बोला कि यहां पे क्या होता है, दो सरफेसेस है बेटा, ये ग्राउंड है, ये बॉक्स है, बॉक्स को ग्राउंड पे रखा, इसको मैं हिला रहा हूं, नहीं मूव हो रहा है सर, क्यों? क्योंकि बॉक्स की जो इररेगुलरिटीज थी और जो ग्राउंड की इररेगुलरिटीज थी उनमें हो गया इंटरलॉकिंग। इंटरलॉकिंग समझते हो ना, जैसे अपने ऐसे यहाँ पे इंटरलॉकिंग हो जाता है, फिर कितना भी कोशिश करो मूव करने का, मूव नहीं होती ये चीजें। तो बेसिकली यहाँ पे क्या बोलते हैं, कुछ लोग ये बोलते हैं कि भाई इंटरलॉकिंग हो जाता है। इंटरलॉकिंग होने की वजह से अब आप कितना भी कोशिश कर लो बॉक्स को मूव कराने की, ये इंटरलॉकिंग आपको मूव करने ही नहीं देंगे। हाँ, अगर आपने बहुत ज्यादा फोर्स लगा दिया तो फिर ये इंटरलॉकिंग टूट जाती है और ये बॉक्स आगे शिफ्ट हो जाता है। फिर कुछ लोगों ने बाद में और समझा बात को, जब मॉलिक्यूल्स के बारे में पता चला, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के बारे में पता चला, तो कुछ लोगों ने बोला भाई साहब देखो ऐसा है, तुम्हारा होगा ये इंटरलॉकिंग का कॉन्सेप्ट सही, लेकिन हमारे पास एक और फंडा है जो हमसे कहता है कि भाई जब दो बॉडीज को कांटेक्ट में रखते हो ना, तो उन बॉडीज के जो मॉलिक्यूल्स है उनके बीच में होता है एक फोर्स, दैट इज कॉल्ड द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। तो ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की वजह से, ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से जब आप किसी ऊपर वाली सरफेस को मूव कराने की कोशिश करोगे तो वो नहीं होगी, क्योंकि यहां पे मॉलिक्यूल्स के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ चुका है, जिसको क्या कहेंगे, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। तो भैया अलग अलग धारणाएं लोगों की है फ्रिक्शन को लेके। कुछ लोग बोलते थे कि सरफेस में इररेगुलरिटीज होती हैं,
उस इरेगुलरिटीज में इंटरलॉकिंग हो जाता है ना। अब इंटरलॉकिंग हो गया तो क्या हुआ, अब इसको मूव करना मुश्किल है। तो एक अकेला आदमी जब फोर्स लगाएगा तो इसको मूव नहीं कर पाएगा, लेकिन वहीं पे 4 लोग मिलकर इस पे फोर्स लगाएंगे तो ये जो इंटरलॉकिंग होती है टूट जाती है और ये बॉक्स आगे मूव करने लग जाता है। सेम काम यहां पे हो रहा है। कुछ लोगों ने बोला भैया हम तो मॉलिक्यूलर कॉन्सेप्ट समझते हैं, मॉलिक्यूल्स के बारे में बातें करेंगे, मॉलिक्यूल्स के लेवल पे बात होगी। तो उन्होंने बोला कि भाई देखो क्या होता है कि जब आप दो बॉडीज को कांटेक्ट में लेते हो, जैसे मैंने यहां पे मेंशन करता हूं कि ये वाली जो है बेटा ये अपर बॉडी हो जाएगी, कुछ भी हो सकता है बेटा ये, और ये यहां पे जो नीचे है वो लोअर बॉडी है ना। तो बॉडी 1 और बॉडी 2 के नाम से भी बात कर सकते हैं हम लोग इसको। तो बेटा क्या हुआ, अपर बॉडी के मॉलिक्यूल्स लोअर बॉडी के मॉलिक्यूल के साथ कांटेक्ट में आ गए और अब इनके बीच में लगता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। तो अगर आपने कैसे भी कोशिश करी कि अपर बॉडी को मूव कराऊं तो आप मूव नहीं करा सकते, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स है, सब आपस में बॉन्ड बना लेते हैं, है ना, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो ये चीज ब्रेक करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। लेकिन अगर आपने बहुत ज्यादा फोर्स लगा दिया तो ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ब्रेक हो जाता है, इनका कनेक्शन टूट जाता है और अपर बॉडी मूव करने लग जाती है। ठीक है, तो फ्रिक्शन क्या था, फ्रिक्शन बेसिकली एक सॉर्ट ऑफ रेजिस्टेंस है। फ्रिक्शन क्या है, इट इज अ सॉर्ट ऑफ अ रेजिस्टेंस, किसका, मोशन का, मोशन का रेजिस्टेंस नहीं सर, इट इज अ रेजिस्टेंस फॉर द रिलेटिव मोशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो रिलेटिव मोशन हो रहा था, जैसे हमारे दो हाथ इनके बीच में, आवाज सुनाई देती है आपको, ये क्या है, फ्रिक्शन ही तो है। तो हमारे हाथों में भी जब हम इनको आपस में रब करते हैं तो दो बॉडीज होगी, एक दूसरे के रेस्पेक्ट में मोशन कर रहे हैं। हाँ सर, एक दूसरे के रेस्पेक्ट में मोशन कर रहे हैं, तो फ्रिक्शन का काम क्या है, इस मोशन को अपोज करना। फ्रिक्शन का काम क्या हो जाएगा, इस मोशन को अपोज करने का। तो फ्रिक्शन क्या मोशन को अपोज करता है, नहीं सर, फ्रिक्शन रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। फ्रिक्शन क्या करेगा बच्चे, रिलेटिव मोशन को अपोज करेगा। तुम्हें पता है फ्रिक्शन तो हेल्प करता है चलने में, बल्कि हम जब चलते हैं तो फ्रिक्शन ही तो सपोर्ट करता है हमें चलने में। ठीक है सर, तो यहां पे फ्रिक्शन क्या लिखेंगे कि क्या है, एक तरह का रेजिस्टेंस है या फिर अपोजिशन है, कुछ भी बोलो जो अच्छा लगे, या तो रेजिस्टेंस या फिर अपोजिशन, किसके लिए, रिलेटिव मोशन के लिए। ठीक है, तो फ्रिक्शन क्या है, एक तरह का अपोजिशन है, एक तरह का रेजिस्टेंस है, लेकिन किसके लिए, रिलेटिव मोशन के लिए, किसके बीच में, बिटवीन टू बॉडीज। दो बॉडीज के बीच में रिलेटिव मोशन होगा, उसको अपोज करने का काम कौन करेगा, फ्रिक्शन। यहां पे दो बॉडीज क्या होंगी, ये बॉक्स और ये सरफेस, ये अपर बॉडी लोअर बॉडी। ठीक है, डेफिनेशन कोई नहीं पूछता है आज फ्रिक्शन की, हाँ टाइप्स जरूर पूछ लेगा। कॉज ऑफ फ्रिक्शन आपको पता चल ही चुका है ना, या तो इंटरलॉकिंग्स होती है या फिर मॉलिक्यूलर एक्शंस होते हैं यहाँ पे। चलो भाई आगे बढ़ते हैं हम लोग। फ्रिक्शन में जब हम बात करते हैं तो बेटा 3 टाइप के फ्रिक्शन हमारे पास आते हैं। सबसे पहला होता है उसमें स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन कब काम आता है और कब लग रहा होता है, अगर आपने किसी बॉडी को मूव करने की कोशिश करी, आपने किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगा दिया, और जब आपने बॉडी के ऊपर फोर्स लगाया और बॉडी मूव नहीं करी, तो इस टाइम पे समझ जाना स्टैटिक फ्रिक्शन अपना काम कर रहा है। क्या आपने क्या किया, बॉडी के ऊपर लगाया फोर्स, बॉडी के ऊपर जैसे आपने फोर्स लगाया और बॉडी अगर मूव नहीं करी, आपने बॉडी पे फोर्स लगाया और बॉडी अगर मूव नहीं करी, तो समझ जाओ कि यहां पे स्टैटिक फ्रिक्शन काम कर रहा है। कौन काम कर रहा है यहां पे, स्टैटिक फ्रिक्शन काम कर रहा है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में कुछ चंद बातें। पहली बात तो स्टैटिक फ्रिक्शन जो है एक सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है बेटा। अरे फ्रिक्शन भी एक तरह का फोर्स ही होता है ना, है ये भी बताऊंगा क्या मैं। इट इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो एक सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है बेटा, सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। इट्स अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। ठीक है, क्या मतलब सर सेल्फ एडजस्टिंग का, जैसे कि ये पत्थर चट्टान है, इसको ये अकेला आदमी हिलाने की कोशिश कर रहा है, आदमी है औरत पता नहीं, चलो कोई बात नहीं, जो भी हो। तो भाई ये क्या कर रहे हैं कि इस चट्टान को हिलाने की कोशिश कर रहे हैं, मूव कराने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं हो पाया। मान लीजिए इन्होंने जो फोर्स लगाया था वो था F, इन्होंने जो फोर्स लगाया था बेटा वो था F। तो यहां पे चट्टान के और इस ग्राउंड के बीच में स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा होगा,
और ये स्टैटिक फ्रिक्शन पता है आपको इस अप्लाइड फोर्स के बराबर हो जाएगा। यहां पे स्टैटिक फ्रिक्शन अप्लाइड, मान लीजिए F1 फोर्स लगाया तो स्टैटिक फ्रिक्शन जो हो जाएगा बेटा वो F1 के बराबर हो जाएगा। अब देखो जितना फोर्स इधर लग रहा है उतना फोर्स इधर लग रहा है, तो ये क्या बॉडी मूव कर पाएगी? नहीं करेगी सर, बॉडी रेस्ट पे रहेगी। कोई बात नहीं, इन्होंने और ज्यादा जोर लगाया, इन्होंने बोला अब मैं और ज्यादा फोर्स लगाऊंगी, लो भाई F2 वाला फोर्स लगा दिया इसने। पहले फोर्स लगाया था F1, चट्टान नहीं हिली, अब और ज्यादा जोर लगाया, फोर्स लगाया F2 का, सच दैट F2 इज ग्रेटर देन F1। हाँ सर, अब और ज्यादा फोर्स लगाया तो अभी भी चट्टान नहीं हिली, क्योंकि जो स्टैटिक फ्रिक्शन है मेरे बच्चे वो अपनी वैल्यू एडजस्ट करता रहता है। आप जितना ज्यादा फोर्स लगाओगे स्टैटिक फ्रिक्शन अपनी वैल्यू उतनी ज्यादा इंक्रीज कर लेगा। आप जितना ज्यादा फोर्स लगाओगे स्टैटिक फ्रिक्शन अपनी वैल्यू उतनी ज्यादा इंक्रीज कर लेगा। सर क्या हमेशा ऐसा होता है? मान लो मैंने बहुत सारा फोर्स लगा दिया तब भी स्टैटिक फ्रिक्शन रहा तो मैं तो उसको कभी मूव ही नहीं कर पाऊंगा। लेकिन आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं कि ऐसा नहीं कि चट्टान को मूव नहीं किया जा सकता है, इसको मूव किया जा सकता है। तो फिर उस टाइम पे स्टैटिक फ्रिक्शन कहां जाता है? ठीक है, मान लिया ये अकेली आई थी इसलिए ये फोर्स नहीं लगा पाई, इतना ज्यादा इस चट्टान को नहीं हिला पाई। लेकिन सपोज करो यहां पे बहुत सारे लोग आ जाए, 40-50 लोग आ जाए चट्टान को हिलाने के लिए, फिर तब तो हिल जाएगी। फिर उस टाइम पे स्टैटिक फ्रिक्शन कहां गया? तो बोला गया कि भाई जो स्टैटिक फ्रिक्शन है उसकी एक लिमिटिंग वैल्यू होती है। स्टैटिक फ्रिक्शन की जो है एक लिमिटिंग वैल्यू है बेटा, एक लिमिटिंग वैल्यू होती है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन की क्या होती है बेटा? एक लिमिटिंग वैल्यू होती है। अगर ये स्टैटिक फ्रिक्शन की एक लिमिटिंग वैल्यू है और अगर आपने इस लिमिटिंग वैल्यू से ज्यादा फोर्स लगाया तो स्टैटिक फ्रिक्शन फिर फेल हो जाता है वहां पे, और उस केस में ये चट्टान मूव कर जाएगी बेटा। क्या मतलब? मान लो स्टैटिक फ्रिक्शन की जो लिमिटिंग वैल्यू है, अभी आगे पढ़ाऊंगा मैं इसको, लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं इसको, ठीक है। स्टैटिक फ्रिक्शन की जो लिमिटिंग वैल्यू है वो है मान लो 10 न्यूटन की, और आपने बहुत सारे लोग इकट्ठे कर लिए, सबको बोला चलो भाई यहां पे चट्टान हिलानी है हम लोगों को। तो पहले आपने फोर्स लगाया कितना बेटा? पहले आप फोर्स लगा रहे थे 5 न्यूटन का, है नहीं हिली क्योंकि फ्रिक्शन अपनी वैल्यू 5 न्यूटन कर रहा था। फिर आपने 6 न्यूटन का फोर्स लगाया तब भी नहीं हिली क्योंकि फ्रिक्शन ने अपनी वैल्यू 6 न्यूटन कर ली। फिर आपने और ज्यादा फोर्स लगाया, मैंने बोला सर 8 न्यूटन का फोर्स लगा लिया, तब भी चट्टान नहीं हिल रही थी क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन ने अपनी वैल्यू 8 न्यूटन के बराबर कर ली। सेल्फ एडजस्टिंग है, खुद ही अपनी वैल्यू चेंज करता रहता है ये। फिर आपको गुस्सा आया, आपने और ज्यादा फोर्स लगाया, आपने लगा दिया 10 न्यूटन का, या चलो पहले 9 न्यूटन का लगाते हैं। स्टैटिक फ्रिक्शन ने 9 न्यूटन को मैच कर दिया, सेल्फ एडजस्टिंग है, अपनी वैल्यू खुद चेंज कर लेते हैं। आपने और ज्यादा फोर्स लगा दिया, आपने बोला ले भाई 10 न्यूटन का, अभी भी थोड़ी सी दिक्कत आई क्योंकि ये अभी भी इसको मैच कर रहा था। लेकिन अब बहुत हो गया सर, अब मैं फोर्स लगा रहा हूं 11 न्यूटन का। 10 न्यूटन पे भी हिल जाएगा। 10 न्यूटन पे जैसे आप लगाओगे तो बिल्कुल मोशन करना जस्ट स्टार्ट कर देगा। जैसे ही आपका फ्रिक्शन जो है लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर हो जाए वैसे ही बॉडी मोशन स्टार्ट करना शुरू कर देती है। लेकिन अगर आप फोर्स की वैल्यू और इंक्रीज कर रहे हो 11 न्यूटन, अब स्टैटिक फ्रिक्शन हो गया फेल। नाउ स्टैटिक फ्रिक्शन फेल्स। अब ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन है बेटा वो फेल हो गया और अब ये काम नहीं करेगा, अब ये चट्टान आगे खिसक जाएगी फिर। ठीक है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन कब आता है? जब कोई बॉडी रेस्ट पे। आपने देखा होगा हमारे घर पे दिवाली के टाइम पे जब सफाई वगैरह करते हैं तो अलमारी खिसकानी होती है। अलमारी को शिफ्ट करने में पहले बहुत जोर लगता है। मेरे से अकेले से होती नहीं है, मतलब मेरे से मतलब तुम्हारे रिस्पेक्ट में बोल रहा हूं, मैं खिसका लेता हूं, है ना। हमसे तो अकेले होती नहीं है, हमें 2-3 लोगों को और बुलाना पड़ता है। अरे भाई साहब आओ जरा, भाई साहब तो नहीं होते, घर के लोग ही होते हैं ना, बड़े भैया छोटे भैया सबको बुला लेते हैं। अलमारी खिसका रहे, फिर क्या हुआ? अभी भी नहीं खिसकी, एक और को बुला लेते हैं, एक और को, आ भाई जल्दी आओ, रामू जल्दी आ जाओ, चलो भाई अब रहोगे, खिसक गई। क्यों? क्योंकि अब आपने जो फोर्स लगाया वो स्टैटिक फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू से ज्यादा हो गया।
क्योंकि अब जो आप फोर्स लगा रहे हो वो स्टैटिक फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू से ज्यादा हो चुका है। तो यही बात है भाई कि अगर आप बॉडी के ऊपर फोर्स लगा रहे हो और बॉडी अगर मोशन नहीं कर रही है, दैट मींस उस टाइम पे स्टैटिक फ्रिक्शन है। तो बड़ा सिंपल सा फंडा है कि अगर बॉडी रेस्ट पे है, अगर बॉडी रेस्ट पे है दैट मींस कि वहां पे स्टैटिक फ्रिक्शन है, और अगर आपने बॉडी के ऊपर कोई फोर्स लगा रहा होगा, अगर आपने बॉडी के ऊपर कोई फोर्स लगाया होगा, मान लीजिए एफ फोर्स आपने बॉडी पे लगाया होगा, तो आपका जो अप्लाइड फोर्स है वो स्टैटिक फ्रिक्शन के बराबर हो जाएगा। आपने बॉडी के ऊपर फोर्स लगाया, बॉडी रेस्ट पे है, दैट मींस स्टैटिक फ्रिक्शन काम कर रहा है, और इस केस में जो आपने फोर्स लगाया वो स्टैटिक फ्रिक्शन के बराबर हो जाएगा। पहला पार्ट। तो बेटा फ्रिक्शन का पहला टाइप स्टैटिक फ्रिक्शन हमारा कंप्लीट हो गया है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं जो है लिमिटिंग फ्रिक्शन। बेटा देखो, लिमिटिंग फ्रिक्शन कोई वैरायटी नहीं है। स्टैटिक फ्रिक्शन की जो लिमिटिंग वैल्यू होती है, इट इज द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द स्टैटिक फ्रिक्शन, इट इज द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। बेटा मैंने क्या बोला था, स्टैटिक फ्रिक्शन की एक हद होती है, एक लिमिट है उसकी। अगर आपने उसकी लिमिट से ज्यादा का फोर्स लगा दिया तो बॉडी मूव कर जाएगी, लेकिन अगर आपने उसकी लिमिट से कम का फोर्स लगाया तो बॉडी मूव नहीं करेगी। तो स्टैटिक फ्रिक्शन की एक लिमिटिंग वैल्यू होती है जिसको हम लिमिटिंग फ्रिक्शन कहेंगे। बेटा क्या कहेंगे उसको? लिमिटिंग फ्रिक्शन कहेंगे सर उसको, हम लोग लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं बेटा। इसको डिनोट करेंगे एफ एल से, डिनोट करेंगे एफ एल से। बेटा यहां पे एफ एल का जो वैल्यू होता है इट इज इक्वल टू म्यू एस इंटू एन, वेयर बेटा एन जो होता है नॉर्मल होता है। अगर बॉडी का मास एम है तो एम जी इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन द बॉडी, और नॉर्मल जो होता है वो सरफेस लगाता है। मैंने आपको लॉज ऑफ मोशन में बताया था इसके बारे में, है ना बेटा। म्यू एस इज नोन एज द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। अलग अलग सरफेस के लिए कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू अलग अलग होती है, तो कभी इसके लिए घबराना मत कि सर हमें तो वैल्यू याद ही नहीं रहती स्टैटिक फ्रिक्शन की, ये आपको क्वेश्चन में देगा, तो इनके लिए परेशान मत होना। तो बेटा लिमिटिंग फ्रिक्शन म्यू एस एन होता है। लिमिटिंग फ्रिक्शन कोई नया फोर्स नहीं है बेटा, इट इज एक्चुअली द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द स्टैटिक फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है बेटा? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द स्टैटिक फ्रिक्शन, इट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द स्टैटिक फ्रिक्शन। बस इतनी सी बातें हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन को लेके, ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए और बस, ठीक है। तो आपने क्या किया, मैंने बोला था ना, अगर आप फोर्स 10 न्यूटन का लगा दोगे, आपने अगर फोर्स जैसे यहां पे अगर आपका फोर्स 10 न्यूटन का हो गया तो वो लिमिटिंग फ्रिक्शन को बराबर कर रहा है। बेटा अगर आपका फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर है तो बॉडी जस्ट बिगिन करती है स्लाइड करना। जस्ट बिगन मतलब बिल्कुल जस्ट शुरुआत हुई है, अभी शुरू प्रॉपर तरीके से नहीं हुआ। जैसे होता है ना, चलो भाई उठ जाता हूं मैं, तो उठने के लिए जैसे ही तुम कदम लेते हो वो हमारा लिमिटिंग फ्रिक्शन वाली बात है। तो अगर आपका अप्लाइड फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर है देन बॉडी जस्ट बिगिंस टू मूव, बॉडी जस्ट बिगिंस टू मूव। तो उस केस में बॉडी जस्ट चलना शुरू होगी अगर आपका अप्लाइड फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर आता है। तो अगर आपका अप्लाइड फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन से छोटा है तो यहां पे स्टैटिक फ्रिक्शन की कंडीशन रहेगी बेटा। अगर आपका अप्लाइड फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन से छोटा है तो बॉडी रेस्ट पे रहेगी, और बॉडी अगर रेस्ट पे रहती है तो आप तो जानते हो कौन सा फ्रिक्शन काम करता है उस टाइम पे? स्टैटिक फ्रिक्शन। बिल्कुल सही बात, समझ से बात को भी। तो अगर लिमिटिंग फ्रिक्शन से वैल्यू कम है आपके अप्लाइड फोर्स की तो बॉडी रेस्ट पे रहती है, उस केस में स्टैटिक फ्रिक्शन लगता है। अगर आपका अप्लाइड फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर हो गया तो बॉडी जस्ट बिगिन होती है स्लाइड करना। नोट कर लीजिए इसको, फॉर्मूले बता दिए मैंने आप लोगों को, ये फॉर्मूले काम आएंगे क्वेश्चन सॉल्विंग में, जल्दी से नोट करो इसको बेटा। इसके बाद जो थर्ड केस आता है इट इज ऑल अबाउट द काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है? अगर आपने बॉडी के ऊपर जो फोर्स लगाया है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा हो जाता है तो बॉडी विल स्लाइड, बड़ा सिंपल सा एक केस कंसीडर करने जा रहा हूं मैं। फिर से हमारे घर पे दिवाली की जो सफाइयां होती उसी का केस ले लेते हैं
बेटा जब अलमारी आपसे खिसक नहीं रही होती है ना, आपको क्या करना है, सफाई करनी है, तो अलमारी को शिफ्ट करना पड़ेगा। आप जोर लगा रहे हो अलमारी पे, नहीं खिसक रही, आपने किसी को बोला भाई आजा, जोर लगा, नहीं खिसक रही, भाई तू भी आजा, जोर लगा, 3-4 लोग मिलकर अलमारी को खिसकाने लगे और अब अलमारी खिसक चुकी है क्योंकि आपका अप्लाइड फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा है। ठीक है, आपका अप्लाइड फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा है, दैट मींस अलमारी अब शिफ्ट हो रही है। लेकिन जब वो अलमारी शिफ्ट होती है तो आपने साउंड सुना होगा, आवाज आती रहती है, चू चू चाचा वाली, है ना। हाँ, ये जो साउंड आया क्यों आया, क्योंकि जब अलमारी खिसक रही थी तो आपने देखा होगा फर्श पे निशान पड़ जाते हैं, स्क्रैचेस आ जाती ना, क्यों, क्योंकि फ्रिक्शन अभी जिंदा है, फ्रिक्शन मरा नहीं। बॉडी जब स्लाइड करती है तो ऐसा नहीं कि फ्रिक्शन खत्म हो गया, यहां पे भी फ्रिक्शन होता है, एंड दैट इज द काइनेटिक फ्रिक्शन। बेटा जब बॉडी स्लाइड करना शुरू हो जाए इसका मतलब ये नहीं कि फ्रिक्शन खत्म हो गया, फ्रिक्शन आज भी जिंदा है, इसको कहते हैं बेटा काइनेटिक फ्रिक्शन। जब बॉडी स्लाइड कर रही होती है तो उस टाइम पे काइनेटिक फ्रिक्शन लगता है। डिनोट करेंगे Fk से, गिवन बाय म्यू के इंटू एन। बेटा इसके लिए कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन अलग होता है, इसके लिए कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन अलग होता है। सो इट कम्स आउट बी कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, इट कम्स आउट बी कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। चलिए भाई, ये सारी बातें काइनेटिक फ्रिक्शन के लिए हो गई। तो मैंने आपको बता दिया, बॉडी अगर रेस्ट पे है तो स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा, उस केस में आपका अप्लाइड फोर्स स्टैटिक फ्रिक्शन के बराबर डायरेक्टली हो जाएगा। अगर आपका अप्लाइड फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर हो जाए तो बॉडी जस्ट बिगन टू स्लाइड होता है। अगर आपका अप्लाइड फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा हो जाए तो बॉडी स्लाइड होती है और उस केस में काइनेटिक फ्रिक्शन लगता है। याद रहेगी सारी बातें, लिख लो जल्दी से। कुछ और बातें भी हैं वो मैं आपको बता दूंगा। चलो भाई, किया नोट? अच्छा, कुछ और बेसिक सी बातें जो मैं आपको बताना चाहता हूं, फटाफट से नोट करेंगे इसको, फिर आगे सवाल हमारा इंतजार कर रहे हैं। बेटा पहली बात, जो फ्रिक्शन है वो कैसे लगेगा? देखो, कांटेक्ट की वजह से आज मैं दो फोर्सेस को जानता हूं। ड्यू टू द कांटेक्ट, है ना, दो सरफेसेस आपस में कांटेक्ट में हैं, इनकी वजह से मैं दो फोर्सेस को जानता हूं। पहला फोर्स होता है बेटा नॉर्मल फोर्स और दूसरा होता है फ्रिक्शन फोर्स। मान लीजिए बॉडी का मोशन इस तरफ हो रहा है तो मैंने बोला यार दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन है तो फ्रिक्शन फोर्स ही मैंने यहां लगा दिया। चलो भाई, बहुत बढ़िया। तो आज मैं ड्यू टू कांटेक्ट, है ना, यहां पे देखो ये बॉक्स जो है सरफेस के साथ कांटेक्ट में है, सरफेस के साथ कांटेक्ट में है, तो ड्यू टू द कांटेक्ट में आज दो फोर्सेस जानता हूं। पहला है नॉर्मल फोर्स, दूसरा है फ्रिक्शनल फोर्स। बेटा फ्रिक्शनल फोर्स को लिखते हैं म्यू इंटू नॉर्मल। म्यू होता है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, जिसकी वैल्यू हमेशा आपको गिवन होगी। बेटा जब आप इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट निकालते हो तो आपको मिलता है कांटेक्ट फोर्स। जब आप इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट निकालते हो तो आपको मिलता है कांटेक्ट फोर्स। तो यहां पे R जो होगा इट विल बी योर कांटेक्ट फोर्स, और अगर आपको इसका मैग्नीट्यूड निकालना है सो इट कम्स आउट बी अंडर रूट ऑफ नॉर्मल का स्क्वायर प्लस फ्रिक्शन का स्क्वायर, और मॉडिफाई करना है तो R इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ नॉर्मल का स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर इंटू नॉर्मल का स्क्वायर, और मॉडिफाई करना है तो R इक्वल्स टू नॉर्मल अंडर रूट ऑफ 1 प्लस म्यू स्क्वायर। दिस इज द पॉइंट। ठीक है, याद रहेगा सारी बातें। तो ये क्या है, दोनों कांटेक्ट फोर्सेस है, तो दैट्स व्हाई आई कैन सिंपली से दैट नॉर्मल एंड फ्रिक्शन आर कांटेक्ट फोर्सेस, आर कांटेक्ट फोर्सेस। बेटा कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू 1 से ज्यादा नहीं होती है, इस बात का ध्यान रखिएगा आप लोग। इसकी वैल्यू जब भी मिलेगी 1 से कम ही मिलेगी, इसकी वैल्यू जब भी मिलेगी 1 से कम ही मिलेगी। चलो भाई, वो एंगल उंगल वाली बातें पता है ना आपको क्या होता है यार, वो है ना, तो उस पर हम ज्यादा भी जाएंगे नहीं, वो कुछ खास काम का भी नहीं है अपने। चलो भाई, बहुत बढ़िया। फ्रिक्शन हमेशा सरफेस के पैरेलल होगा, नॉर्मल हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। इसके बाद एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है बेटा एंगल ऑफ स्लाइडिंग का। एंगल ऑफ स्लाइडिंग का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, क्या बोलता है कि सर अगर कोई बॉडी इंक्लाइन प्लेन पे रखी है तो वो कब तक स्लाइड नहीं करेगी। मान लो यहां पे ये कोई इंक्लाइन प्लेन है हैविंग द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा। एक बॉडी यहां पे हमने रखी हुई थी जिसका मास m था, और ये बॉडी इस
एंगल ऑफ इंक्लिनेशन पे जस्ट स्लाइड करना शुरू करती है। मैं बड़े स्टार्टिंग से समझाता हूं इसको। मान लो कोई हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म था मेरे पास, इस हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म पे मैंने एक बॉक्स को रखा हुआ था। आप क्या कर रहे हो, धीरे धीरे इसको यहां से फिक्स कर दिया बेटा, यहां से इसको फिक्स कर दिया। अब आप क्या कर रहे हो, इधर से पकड़ के इसको उठा रहे हो, धीरे 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 ऊपर उठा रहे हो, ऊपर उठा रहे हो। बेटा जैसे आप इसको ऊपर उठाओगे ये कुछ ऐसा बन जाएगा। हाँ सर। और ये डब्बा क्या यहां पे आ जाएगा? जी सर। जैसे ही आपने इसको यहां से पकड़ के ऊपर की तरफ उठाया, ऊपर की तरफ उठाया, तो ये ऐसा बन गया सरफेस। ये डब्बा यहां रखा था, यहां पहुंच गया। अब आप देखोगे कि यहां पे कुछ एंगल बन रहा है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। बेटा इस टाइम पे ये डब्बा जस्ट बिगन टू स्लाइड है, एकदम से जस्ट स्लाइड करना शुरू कर देता है। पहले कुछ नहीं हो रहा था, लेकिन जैसे जैसे मैं ऊपर बढ़ता गया एक ऐसा एंगल मुझे मिला, एक ऐसा एंगल मुझे मिला जिसपे बॉक्स जस्ट स्लाइड करना शुरू कर देता है। एंगल पे आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं कि क्या क्या फोर्सेस लगते हैं। पहली बात तो ये mg नीचे लगता है, जानते हो। इधर एक फोर्स लगता है जिसको mg का साइन थीटा कहते हैं, भूल गए क्या? और इधर एक फोर्स लगता है जिसको mg का कॉस थीटा कहते हैं। mg कॉस थीटा हमेशा नॉर्मल को बैलेंस करने में लगा पड़ा रहता है, और फ्रिक्शन जो है बेटा वो यहां पे पीछे की तरफ लग जाता है। क्या बोला? इस एंगल पे बॉडी जस्ट बिगिन टू स्लाइड है, बिल्कुल स्लाइड करना जस्ट शुरू करता है। तो बेटा यहां पे ऐसे केसेस में F बराबर हमारे mg साइन थीटा हो जाता है, mg साइन थीटा हो जाता है इस केस में। बेटा फ्रिक्शन जो होता है म्यू इंटू नॉर्मल होता है, इट इज इक्वल टू mg का साइन थीटा। अरे मेरे बच्चे नॉर्मल तो mg कॉस थीटा के बराबर है, तो म्यू mg कॉस थीटा बराबर हो जाएगा mg साइन थीटा के। जरा mg से mg को मार दीजिए, सो म्यू बनता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। म्यू बन जाता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। बेटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा तो टैन थीटा होता है। हा क्या बात है सर। तो वो एंगल जहां पे बॉडी जस्ट स्लाइड करना शुरू करती है, अगर आप उसका टैन लेते हो तो आपको मिलता है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। मतलब कि अगर आपको कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पता है, अगर आपको कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पता है तो आप वो एंगल निकाल सकते हो जिसपे बॉडी जस्ट बिगिन टू स्लाइड होती है। सही रहेगी बात? ये वो एंगल है जहां पे बॉडी स्लाइड करना शुरू करी थी। अगर आपके पास कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है तो आप वो एंगल निकाल सकते हो जिस पे बॉडी स्लाइड करना शुरू करती है। अगर आपको वो एंगल पता है जिस पे बॉडी स्लाइड करना शुरू करती है तो आप कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी निकाल सकते हो। भाई फ्रिक्शन में इससे ज्यादा कुछ खास बातें हैं नहीं, बाकी फिर क्वेश्चंस करोगे तो कॉन्सेप्ट ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा। बाकी बस इतनी है बातें, नोट कर लो पहले इसको, फिर आगे बढ़ते हम लोग। यहां तक सब ठीक है, बढ़िया है। सवाल कर सकते हैं हम लोग। चलो भाई पहला सवाल। A body of mass 2 kg is placed on a horizontal surface having the coefficient of the kinetic friction as 0.4 and the coefficient of static friction as 0.5. If a horizontal force of 25 Newton is applied on the body, the frictional force acting on the body will be, take the value of g as 10 meter per second square. तो भाई एक बॉडी है हमारे पास 2 kg की, एक बॉडी हमारे पास 2 kg की, is placed on a horizontal surface having the coefficient of the kinetic friction. भाई जो जो चीजें दे रखी है हमने लिख दिया। 0.4 is the kinetic friction and static friction is 0.6. बहुत शानदार। और 0.5 है क्या? अरे कोई बात नहीं, चलो। If a horizontal force of 25 न्यूटन is applied on the body, भाई बॉडी के ऊपर एक 25 न्यूटन का फोर्स लगाया, 25, then the frictional force acting on the body will be, भाई कितना फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा? देखो यार ये चीज जानना बहुत जरूरी है कि आपका जो अप्लाइड फोर्स है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा है या कम है। आपका ये पहचानना बहुत जरूरी है कि आपका अप्लाइड फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा है कि नहीं। उसके लिए क्या करें? सबसे पहले फाइंड करें लिमिटिंग फ्रिक्शन। सबसे पहले हमने लिमिटिंग फ्रिक्शन फाइंड किया गिवन बाय म्यू एस इनटू नॉर्मल। भाई साहब नॉर्मल तो आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं, ये 2g और ये नॉर्मल इधर। समझदार को इशारा काफी है और तुम तो बहुत ज्यादा ही समझदार हो, बिना इशारे के भी समझ जाते हो। सो लिमिटिंग फ्रिक्शन को लिखा 0.5 इंटू 2g
लिमिटिंग फ्रिक्शन आ रहा है 10 न्यूटन का। ओए ये तो 10 न्यूटन आती है ना यार। एक बात बताओ, फ्रिक्शन लगेगा कहां? सर ये सरफेस के रेस्पेक्ट में डब्बा आगे जा रहा है, आगे जा रहा है, आगे जा रहा है। सोच के बताओ मुझे, क्या ऐसा नहीं होगा? क्या ऐसा नहीं होगा? सरफेस ने डब्बे को देखा तो डब्बा उसको आगे जाता हुआ देख रहा है, क्योंकि 25 न्यूटन उसको आगे खींचेगा। सरफेस के लिए डब्बा आगे जा रहा है, आगे जा रहा है, आगे जा रहा है, तो सरफेस क्या करेगा? डब्बे पे लगाएगा फ्रिक्शन पीछे की तरफ। अब आप मुझे बताओ कि लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना है? 10 न्यूटन का, और आप फोर्स लगा रहे हो 25 न्यूटन का। क्या बॉडी मूव करेगी कि नहीं करेगी? सर बॉडी विल मूव, बॉडी विल मूव। इन दैट केस वी हैव द काइनेटिक फ्रिक्शन, और काइनेटिक फ्रिक्शन अगर हमारे पास आ गया तो एफ के इक्वल्स टू म्यू के एन। चलो भाई, म्यू के 0.4 इंटू नॉर्मल इक्वल्स टू 2g। भाई सब सॉल्व करने पे आई थिंक 8 न्यूटन आ रहा है। देख लेना यार क्या यही आंसर है कि नहीं है ना? देख लीजिएगा भैया, यही आंसर बनना चाहिए। 8 न्यूटन का फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा बॉडी के ऊपर। चलिए भाई बहुत बढ़िया। शुरुआत वैसे भी इजी सवाल से होती है, आगे जाते जाते हम लेवल को बढ़ाते चलेंगे। तो ये पहला सवाल हमारा कंप्लीट हो गया है, उम्मीद करता हूं आप सभी ने नोट किया होगा। अगला सवाल हमसे जो कहता है, बोलता है एक ब्लॉक जो कि 5 किलो का है इज प्लेस्ड ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन। द कोएफिशिएंट ऑफ द स्टैटिक एंड द काइनेटिक फ्रिक्शन आर 0.6 and 0.4 respectively. Block is just moved when 50 Newton force is applied. Then after some time the acceleration of the block is. यहां पे फोर्स लगाया गया है 50 न्यूटन का, स्टैटिक फ्रिक्शन काइनेटिक फ्रिक्शन दोनों दे दिए हैं, मास दे दिया है। व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक, ये आपको बताना है। बताओगे? ट्राई करो, पुराने वाले क्वेश्चन का ही अप्रोच है। देखो क्या आंसर आता है इसका। किया ट्राई, क्या बनेगा इसका आंसर? सो ब्लॉक ऑफ 5 kg इज प्लेस्ड ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन। यहां पे ये रहा 5 किलो का डब्बा हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा हुआ है, फोर्स लगा रहे हैं 50 न्यूटन का। भाई साहब क्वेश्चन में सारी बातें दे रखी है। स्टैटिक फ्रिक्शन 0.6 हो जाएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन 0.4 हो जाएगा, एंड यहां से आप देखो जरा तो 5 kg का है, नॉर्मल की वैल्यू हमें पता है 5g हो जाएगा, कोई सोचने वाली बात नहीं है। ग्राउंड के रेस्पेक्ट में बॉक्स 50 न्यूटन की वजह से आगे जाना चाहता है, बॉक्स आगे जाना चाहता है, लेकिन ग्राउंड ने देखा अच्छा बॉक्स आगे जा रहा है, ले भाई लगा दिया फ्रिक्शन पीछे की तरफ। ठीक है, चलिए भाई वो एक्सेलरेशन मांग रहे हैं इस बार आपसे, पता है वो आपसे एक्सेलरेशन मांग रहे हैं। पहली बात तो ये जानना जरूरी है कि बॉक्स मूव कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो सर मुझे लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालनी पड़ेगी सबसे पहले। बिल्कुल आप लिमिटिंग फ्रिक्शन को ही निकालेंगे। सो लिमिटिंग फ्रिक्शन विल बी म्यू इंटू एन, लेकिन यहां पे स्टैटिक फ्रिक्शन वाला, स्टैटिक फ्रिक्शन 0.6 इंटू नॉर्मल बराबर 5g, g का वैल्यू 10। लो भाई सॉल्व किया, 5 6 30 न्यूटन आता है। सो लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है वो 30 न्यूटन का है, और आप जो फोर्स लगा रहे हो वो 50 न्यूटन का है। ऑब्वियसली बात है बॉक्स मूव कर जाएगा, है ना? बॉक्स मूव करेगा सर यहां पे, क्योंकि हमारा अप्लाइड फोर्स जो है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा है। यहां पे कहानी काइनेटिक फ्रिक्शन की लगेगी बेटा। लिमिटिंग फ्रिक्शन 30 था, अप्लाइड फोर्स 50 था, 50 बड़ा होता है 30 से, काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा। काइनेटिक फ्रिक्शन की जो वैल्यू है बेटा, इट इज गिवन बाय म्यू के इंटू नॉर्मल। म्यू के की वैल्यू 0.4 इंटू नॉर्मल की वैल्यू 5g, सो इट कम्स आउट बी 20 न्यूटन। सो काइनेटिक फ्रिक्शन जो हो जाएगा 0.20 न्यूटन हो जाएगा बेटा। पर उसको ये सब नहीं चाहिए ना बच्चे, उसको तो क्या चाहिए? उसको तो सर एक्सेलरेशन चाहिए। बॉडी के ऊपर देखा, बॉडी का एफबीटी फिर से बना लिया जाए एक बार। ये रहा बॉक्स, ये रहा 50 न्यूटन का फोर्स, ये रहा यहां पे पीछे की तरफ कितना 30 या 20 न्यूटन का फोर्स। बताओ भाई ये बॉडी जिसका 5 किलो का मास था, आगे की तरफ फोर्स लग रहा है 50 न्यूटन, पीछे की तरफ फोर्स लग रहा है 20 न्यूटन का। एक्सेलरेशन क्या होगा? सिंपल सा फंडा, नेट फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। नेट फोर्स 50 माइनस का 20 इक्वल्स टू 5a, तो a इक्वल्स टू 30/5 यानी कि 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या ये सही रहेगी बातें? देख लो यार एक बात, हम लोग देख लो क्या ये बातें सही रहेगी 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की? सही है, लिख लिया सभी ने, बहुत बढ़िया।
आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। टू masses of 20 kg and 10 kg are connected by a light string passing over a frictionless pulley. The coefficient of the friction between the 20 kg mass and the table is 0.25. The minimum mass required to be placed on 20 kg mass टू प्रिवेंट इट फ्रॉम मूविंग। बेटा अभी क्या होगा, ये मूव कर जाएगा नीचे की तरफ, इधर फोर्स लगेगा 10G वाला, यहां पे कोई फ्रिक्शन लगेगा बेटा, और क्या होगा, इसका हो जाएगा मोशन, ये इधर की तरफ एक्सेलरेट करेगा, ये इधर की तरफ एक्सेलरेट करेगा। तो अब दिक्कत क्या है सर इसमें? दिक्कत कुछ नहीं, हमें बताइए कि 20 kg वाले के ऊपर मैं कितना मास और रख दूं कि ये एक्सेलरेशन जीरो हो जाए। अभी क्या हो रहा है बेटा, अभी के केस में यहां पे 10G वाला फोर्स लगेगा, यहां पे फ्रिक्शन लगेगा, नहीं है मेरे पे भरोसा, लिमिटिंग फ्रिक्शन निकाल के देख लेते चलो एक बार। लिमिटिंग फ्रिक्शन जो होता है बेटा वो स्टैटिक फ्रिक्शन इनटू नॉर्मल होता है। यहां पे तो सर एक ही कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है तो मैंने वही ले लिया 0.25, और बेटा नॉर्मल कीजिए, यहां पे 20G लिख दिया बेटा, पॉइंट हटाया, अपॉन में 2 0 आए, ये सब मर गए, 50 न्यूटन। ठीक है, चलो भाई बहुत बढ़िया। और यहां पे देखो कितना फोर्स है, ये कितना है, 100 न्यूटन का फोर्स। ऑब्वियस सी बात है, ये 50 न्यूटन का, वो 100 न्यूटन का, ये तो मूव करेगा, इसका एक्सेलरेशन आगे की तरफ, इसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ। अब उन्होंने कहा कि भाई साहब 20 केजी के ऊपर कुछ मास रख देते हैं, 20 केजी के ऊपर कुछ मास रखेंगे तो ये मूव नहीं करेगा, ये मूव नहीं करेगा। तो 20 केजी के ऊपर कितना मास रखूं कि ये मूव ना करे? बेटा अगर मैं कहूं दैट द ब्लॉक विल नॉट मूव, द ब्लॉक विल नॉट मूव, अगर मैं ये बात कहूं कि ब्लॉक मूव नहीं करेगा, इट सिंपली मीन्स कि एक्सेलरेशन हो गया जीरो, और एक्सेलरेशन जीरो हो गया मतलब सिस्टम आ चुका है इक्विलिब्रियम में। बेटा इक्विलिब्रियम में एक बड़ी अच्छी बात है कि जो नेट फोर्सेस होते हैं वो जीरो होते हैं, यानी कि आप फोर्सेस को बैलेंस कर सकते हो। एक्सेलरेशन गया भाड़ में, इस टाइम पे एक्सेलरेशन अगर भाड़ में गया तो यहां पे रस्सी के अंदर एक टेंशन डेवलप होने वाला है जो कि आपके 100 न्यूटन के बराबर होगा। तो यहां से एक बात पता चली कि टेंशन जो है वो 100 न्यूटन है। अपार्ट फ्रॉम दिस यहां पे आपने एक और मास रखा m वाला, यहां पे टेंशन की वैल्यू T, तो बेटा अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो T और F बराबर हो जाएंगे। तो मैं लिख देता हूं इन इक्विलिब्रियम T बराबर F के हो जाएगा बेटा। टेंशन 100 है तो 100 इज इक्वल्स टू फ्रिक्शन। फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होगी बेटा, यहां पे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू है 0.25। तो मैं अगले पेज पे सॉल्व करूं, अरे बोलो यहां पे क्या म्यू का वैल्यू 0.25 था? जी सर बिल्कुल था। इस बार एक्स्ट्रा मास जुड़ चुका है तो नॉर्मल की वैल्यू कैसे डिफाइन करेंगे, आओ जरा बताता हूं। ध्यान से देखना, 20 केजी, उसके ऊपर ये मास m जोड़ा हुआ है, इधर फ्रिक्शन लगेगा, इधर टेंशन T लगेगी। बेटा कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.25 है, मैंने बोला टेंशन जो है वो तो 100 न्यूटन का था, लेकिन जब फ्रिक्शन की बात करते हैं इट विल बी म्यू इंटू नॉर्मल। तो म्यू इंटू नॉर्मल में क्या हो जाएगा, 20 प्लस एम जी, 20 प्लस एम इंटू जी, दिस इज योर नॉर्मल बेटा। चले भाई, अगर ये इक्विलिब्रियम में है, अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो उस केस में F और T बराबर हो जाएंगे। तो यहां पे टेंशन T बराबर फ्रिक्शन हो जाएगा। टेंशन T यहां पे 100 न्यूटन का है, फ्रिक्शन जो होगा म्यू इंटू 20 प्लस का m इंटू जी हो जाएगा। सॉल्व करने पे g का वैल्यू से ये मर जाएगा, 10 इज इक्वल्स टू 0.25 इंटू 20 प्लस का m हो जाएगा। और मैंने यहां पे इसको जब सॉल्व किया तो 25 4 100 हो जाता है, 4 इधर जाएगा 40 इज इक्वल्स टू 20 प्लस का m। सॉल्व किया 40 माइनस का 20, m का वैल्यू आता है 20 केजी। m कितना आ जाएगा, 20 केजी। मतलब इस 20 केजी के ऊपर एक और 20 केजी का बॉक्स रख दिया जाए तो फिर ये सिस्टम मूव नहीं करेगा, फिर ये इक्विलिब्रियम में रहेगा। सो कितने केजी का बॉक्स रखना पड़ेगा, 20 केजी का बॉक्स मेरे हिसाब से रखोगे तो फिर आंसर सही बन जाएगा। सही है, समझते हो बात को? तो इसके ऊपर 20 केजी का बॉक्स एक और रख दो तो काम बन गया। हाँ सर बिल्कुल बन गया, बैलेंस हो जाएगा बिल्कुल। ये 100 न्यूटन, यहां पे भी फ्रिक्शन आप देख के लेना, नहीं है भरोसा। 20 प्लस 20 40 केजी का बॉक्स यहां पे होना चाहिए। अब यहां पे 40 केजी का बॉक्स होना चाहिए बेटा, यहां 40 रखो, 100 न्यूटन आएगा। फोर्सेस बैलेंस कर दिए हम लोगों ने इस केस में। नोट कर लीजिए इसको, नोट कर लीजिए इसको जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग।
किया नोट सभी ने? लो भाई इसको भी नोट कर लो, ये भी कर लिया नोट सभी ने। अगले सवाल पे बढ़े। अगला सवाल, a heavy uniform chain lies on a horizontal tabletop. If the coefficient of the friction between the chain and the table surface is 0.25, then the maximum fraction of the length of the chain that can hang over one edge of the table is. भाई कितना फ्रैक्शन ऑफ द चेन मैं यहां पे हैंग कर सकता हूं? मैं आपके लिए थोड़ा सा काम आसान करना चाहता था, तो मैं एक काम कर लेता हूं कि ये सारी चीजें मिटा देता हूं, है ना। इसको देख के तुम कंफ्यूज हो जाओगे, अपने हिसाब से सॉल्व करो। हाँ चाहो तो इसकी मदद ले सकते हो, बट मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि तुम डायग्राम को देख के इसके कंसिडरेशन को लो। एक बार खुद का दिमाग लगाओ, क्योंकि मैं अलग तरीके से सॉल्व करता हूं इसको थोड़ा। ठीक है, तो ये आपको एक चेन दिख रही होगी यहां पे, ये आपको एक चेन दिख रही होगी। हाँ सर बिल्कुल, चेन एक हमें नजर आ रही है बहुत अच्छे से। ये चेन जो है एक टेबल पे लटकी हुई है बेटा, ये चेन किसी एक टेबल पे रखी हुई है और इसका कुछ पोर्शन जो है वो हैंगिंग है, कुछ पार्ट ऑफ द चेन जो है वो लटका हुआ है बेटा। तो बताना है व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ द लेंथ, फ्रैक्शन ऑफ द लेंथ जो कि हैंगिंग है ओवर द टेबल। तो कैसे करोगे बेटा? मैं इसमें मान लेता हूं, लेट्स से द टोटल लेंथ ऑफ द चेन बी एल। लेट टोटल लेंथ ऑफ द चेन एल है, हैंगिंग पार्ट ऑफ द चेन जो है वो x ले लिया मैंने। तो बेटा ये पार्ट जो हो जाएगा, इसका लेंथ कितना है x, तो ये बची हुई पार्ट हो जाएगी l माइनस एक्स की। मैंने बोला था ना मैं अलग तरीके से करूंगा इसको। ये हैंगिंग पार्ट अगर x है तो बचा हुआ पार्ट l माइनस एक्स हो जाएगा। बेटा उसको हमसे मांग रहा है कि कितना लेंथ रहेगा जो हैंगिंग है, रेशियो ऑफ द फ्रैक्शन ऑफ द लेंथ ऑफ द चेन दैट हैंग ओवर। तो बेटा फ्रैक्शन ऑफ लेंथ अगर निकालना है, अगर आपको फ्रैक्शन ऑफ लेंथ निकालना है तो आपको x बाय एल इंटू 100 करना पड़ेगा। दिस गिव्स यू द फ्रैक्शन ऑफ लेंथ परसेंटेज में। चलो ये सब तो बाद की बातें हैं, लेकिन अभी क्या करें सर इसमें? भाई देखो बड़ा सिंपल सी बातें होगी, ज्यादा परेशान मत होना। पूरी चेन जिसका लेंथ L है उसका मास M मान लीजिए। लेट मास ऑफ द चेन बी M, लेट मास ऑफ द चेन बी कैपिटल M। चेन का मास M है मान लीजिए, चेन का मास M है मान लीजिए। अब अगर मास ऑफ द चेन M है तो बेटा हैंगिंग पार्ट का मास कितना होगा? हाँ सर पता नहीं। टोटल चेन का मास कैपिटल M, हैंगिंग चेन का मास जो हो जाएगा वो स्मॉल m मान लेते हैं। मास ऑफ हैंगिंग पार्ट, मास ऑफ हैंगिंग पार्ट बी स्मॉल m। ठीक है, तो स्मॉल m कितना होगा ये हमें पता है? स्मॉल m कितना होगा ये हम जानते हैं? नहीं जानते। तो कैसे निकालें? अब क्या करें सर? ये हैंगिंग पार्ट था, इसका मास मैंने मान लिया स्मॉल m है, टोटल चेन का मास है कैपिटल M, तो ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा? इसका मास m माइनस m। चलो इसको अभी छोड़ते हैं। स्मॉल m का वैल्यू कैसे निकाले? स्मॉल m का वैल्यू कैसे निकाले? क्योंकि ये जो भी बात होगी वो mg की हो जाएगी। फिर यहां पे इसका मास जो है m, तो इस पे फोर्स कितना लगेगा? mg। अरे इस हैंगिंग पार्ट का मास अगर m है तो इस पे फोर्स कितना लगेगा? mg। और अगर ये फोर्स mg लग रहा है तो ये चेन को नीचे खींचेगा, नीचे खींचेगा। लेकिन यहां पे क्या हुआ? फ्रिक्शन आ गया। उसने बोला मैं चेन को जाने नहीं दूंगा। mg वाला नीचे खींच रहा है, इधर से फ्रिक्शन खींच रहा है, ये चेन अपनी जगह पे है, स्लाइड नहीं कर रही। तो मैं क्या बोलूं कि फ्रिक्शन जो है वो mg को बैलेंस कर रहा है। सोच के देखना, ये mg वाला फोर्स चेन को नीचे खींच रहा है, नीचे खींच रहा है, नीचे खींच रहा है। इधर से फ्रिक्शन बोल रहा है नहीं मैं जाने ही नहीं दूंगा, मैं बिल्कुल नहीं जाने दूंगा। ये चेन अपनी जगह पे फिक्स्ड है, ना तो वो ऊपर आ रही है ना वो नीचे जा रही है। दैट मींस फ्रिक्शन जो है वो mg को बैलेंस कर रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें पता चला है। वो सब तो ठीक है, लेकिन m का वैल्यू क्या निकालें सर? छोटे m का वैल्यू आओ जरा बताता हूं बेटा। इसके लिए हम यूनिटरी मेथड का यूज करते हैं। बोलते हैं L लेंथ की चेन थी जिसका मास था कैपिटल M, कैपिटल L लेंथ की चेन थी जिसका मास था कैपिटल M, तो यूनिट लेंथ की चेन का मास हो जाएगा कैपिटल M बाय L।
और अगर x लेंथ का पूछें तो x लेंथ का मास होगा m/l इंटू एक्स। यही तो हमारा स्मॉल m था बेटा, क्या बोलो सही बात है? l लेंथ की चेन जिसका मास कैपिटल M, यूनिट लेंथ की चेन जिसका मास कैपिटल M/l, x लेंथ की चेन का मास m/l इंटू एक्स जिसको स्मॉल m कहा गया था। बहुत बढ़िया। तो अब हमारा जो फ्रिक्शन है बेटा वो mg के बराबर हो जाएगा, यानी कि वो mx/l g के बराबर हो जाएगा। लेकिन अभी भी फ्रिक्शन के बारे में नहीं पता, क्योंकि फ्रिक्शन जो होता है वो होता है म्यू इंटू नॉर्मल विच इज इक्वल टू mgx/l। नॉर्मल की वैल्यू कहां से निकलेगी? अब बोलो, नॉर्मल की वैल्यू कहां से निकलेगी? तो नॉर्मल की वैल्यू यहां से, ये देखो ये रहा नॉर्मल। बट सर ये जो पार्ट है चेन का ये वाला जो पार्ट है इसका मास तो मुझे पता ही नहीं है। अरे टोटल मास पता है, उसमें से स्मॉल m को माइनस कर दें तो इट विल बी कैपिटल M माइनस का स्मॉल m इंटू जी। अच्छा ऐसा कर सकते हैं क्या? कर लो, कोई मना नहीं है। अरे यार टोटल चेन का मास कैपिटल M, इतने सी चेन का मास स्मॉल m, तो बची हुई चेन कैपिटल M माइनस स्मॉल m, कैपिटल M माइनस का m/l इंटू एक्स इंटू जी, mg l minus x by l. This is the mass of this chain. mg, m कॉमन ले लिया, l minus x upon l, this is the mass of this chain, और g लगा दिया, यानी कि नॉर्मल जो है हमारे इसके बराबर आ जाएगा। ये नॉर्मल के बराबर हो गया बेटा। मिल गया नॉर्मल भी? अरे नॉर्मल भी मिल गया। mg l minus x upon l लगा दें यहां पे। सो म्यू mg by l इंटू एल माइनस का एक्स इक्वल्स टू mg x बाय l, mg से mg, l से l, म्यू l माइनस एक्स इक्वल्स टू एक्स। क्या करें अब? इसको इधर ले जाए? ना सर, म्यू l माइनस का म्यू x इक्वल्स टू एक्स, म्यू l इक्वल्स टू 1 प्लस म्यू इंटू एक्स। आपको x बाय l चाहिए तो x बाय l विल बी म्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस म्यू। आपको फ्रैक्शन चाहिए था तो x बाय l इंटू 100 आपने किया था ताकि परसेंटेज मिले, म्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस म्यू इंटू 100। मेरे बच्चे अब आपको क्या करना है, म्यू की जगह पे वैल्यू पुट करनी है। कितना है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन? देखो जरा 0.25, इसको लिख दो यहां पे। So 0.25 अपॉन 1.25 इंटू 100, सॉल्व किया 25 अपॉन 125 इंटू 100। 25 को 5 से करें, 5 5 5 टू 10, 5 से ये मर गया 20 टाइम्स, आंसर बन रहा है 20%। तो फ्रैक्शनल जो लेंथ थी वो कितनी आ रही है अपनी? 20% है। 20% ऑप्शन में, क्या ये आंसर सही आ जाएगा? फ्रैक्शन ऑफ द लेंथ कितना आएगा? 20%। ये आपका करेक्ट आंसर है। नोट करो इसको जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। किया नोट सभी ने? यार यहां तक नोट कर लो। एंड वो आपका 20% का रेशियो आ रहा था। हो गया? बढ़े अगले सवाल पे। अगला सवाल बोलता है अ 40 kg स्लैब रेस्ट ऑन अ फ्रिक्शनलेस फ्लोर। भाई ये रहा स्लैब जो कि एक फ्रिक्शनलेस फ्लोर पे रेस्ट कर रहा है। अ 10 kg ब्लॉक रेस्ट ऑन द टॉप ऑफ द स्लैब। इस स्लैब के ऊपर एक 10 kg का ब्लॉक है। द स्टैटिक कोएफिशिएंट ऑफ द फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक्स एंड द स्लैब इज 0.6। तो आपको देख रहा है वहां पे स्टैटिक फ्रिक्शन भी दे रखा है, 0.6 है कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, एंड कोएफिशिएंट ऑफ द काइनेटिक फ्रिक्शन भी 0.4 दे रखा है। द 10 kg ब्लॉक इज एक्टेड अपॉन बाय अ हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 100 न्यूटन। जैसा कि आप देख सकते हैं यहां पे कि 10 kg के ऊपर एक 100 न्यूटन का फोर्स लगाया गया। द रिजल्टिंग एक्सेलरेशन ऑफ द स्लैब। भाई स्लैब का एक्सेलरेशन पूछ रहा है वो आपसे, कितना होगा? स्लैब का एक्सेलरेशन कितना होगा ये आपको बताना है। सर सबसे पहली बात, ऐसे सवाल जब भी हमारे पास आते हैं, अच्छा तुम ट्राई करना चाहते हो कर लो एक बार, मेरे को क्या है। हो गया। पहली बात, जो ये स्लैब हमने बनाया है इस पे एक फोर्स लगाया है, 100 न्यूटन नाम दिया है। चलो भाई बहुत बढ़िया। और ये 10 kg का डब्बा हो जाएगा। यहां पे कोएफिशिएंट ऑफ द फ्रिक्शन हमें दे रखे हैं। तो यार एक बात बताओ, ये स्लैब जो कि पहले रेस्ट पे था, आज इसके ऊपर एक बॉक्स के ऊपर फोर्स लगाया गया। फ्रिक्शन की कहानी पूछना चाहता हूं बस मैं आप लोगों से, मुझे बस फ्रिक्शन का डायरेक्शन बता दीजिएगा और बस मुझे ये बता दीजिएगा कि यहां पे स्टैटिक फ्रिक्शन है या काइनेटिक फ्रिक्शन है।
सर इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन लगेगा। ये रहा स्लैब, 40 किलो का स्लैब और उसके ऊपर डब्बा रखा था 10 किलो का। इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन लगेगा। पहली बात तो फ्रिक्शन कौन सा लगेगा ये मैटर करता है। हमने निकाला लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है म्यू एस इंटू नॉर्मल, 0.6 इंटू बेटा नॉर्मल कितना हो जाएगा यहां पे, ये रहा सर नॉर्मल, इट विल बी इक्वल्स टू 10G। 10G के बराबर नॉर्मल है। सो 10 इंटू जी का वैल्यू 10 ले लिया भैया। यहां पे 60 न्यूटन का लिमिटिंग फ्रिक्शन है और जो आप फोर्स लगा रहे हो वो 100 न्यूटन का है भैया। 60 न्यूटन का लिमिटिंग फ्रिक्शन है और आप जो फोर्स लगा रहे हो वो 100 न्यूटन का है। मतलब कि आप भी जानते हो और हम भी जानते हैं कि जो बॉडी है वो स्लाइड करेगी, बॉडी जो है वो स्लाइड करेगी। सिंस F is greater than FL, that's why we have the kinetic friction here। तो स्लैब ने बॉक्स को देखा, 100 न्यूटन की वजह से बॉक्स इधर आना चाहता था। स्लैब ने बोला कहां जा रहा है, ले मैं फ्रिक्शन लगा दिया। बॉक्स के नजरिए से देखो, बॉक्स आगे जा रहा है, उसको स्लैब पीछे जाता हुआ दिख रहा था, उसने स्लैब पे फ्रिक्शन आगे लगा दिया। कौन सा फ्रिक्शन लगेगा, काइनेटिक वाला फ्रिक्शन लगेगा, क्योंकि अप्लाइड फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा है। तो बेटा मैं स्लैब की बात करूं तो स्लैब को देखा जाए तो क्या आप बोलोगे कि काइनेटिक फ्रिक्शन की वजह से ही स्लैब को एक्सेलरेशन मिला था? क्या आप बोलोगे कि काइनेटिक फ्रिक्शन की वजह से ही स्लैब को एक्सेलरेशन मिला? काइनेटिक फ्रिक्शन जो होता है म्यू के इंटू नॉर्मल होता है बेटा, विच इज इक्वल्स टू 40A। भाई स्लैब पे जो नॉर्मल की बात है बेटा, काइनेटिक फ्रिक्शन तो यहीं से आएगा। अरे यार नॉर्मल तो ये वाला ही लोगे ना, काइनेटिक फ्रिक्शन स्लैब के नीचे थोड़ी लग रहा है, ऊपर लग रहा है। नीचे लगता तो 10 kg और 40 kg दोनों को लेते, लेकिन फ्रिक्शन तो इन दोनों के बीच में है, तो नॉर्मल आज भी 10 kg रहेगा। तो 0.4 इंटू 10 इंटू जी इक्वल्स टू 40A। भाई पॉइंट हटाया, अपॉन में 0 आया, मर गया मर गया मर गया मर गया मर गया। एक्सेलरेशन का वैल्यू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो स्लैब का एक्सेलरेशन आ रहा है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये तो ऑप्शन में नहीं है सर, क्या 1.52, 1.47 या 0.98? मेरे हिसाब से 0.98 इज द करेक्ट वन। हाँ बिल्कुल हमने मक्कारी की है यहाँ पे, जी का वैल्यू 9.8 के हिसाब से, पर उसने तो 10 बोला है, कोई बात नहीं, क्वेश्चन की गलती। फिर तो हमारा आंसर 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ रहा है, ऑप्शन में 0.98 था। कोई बात नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है, आंसर मैच कर रहा है ना अपना, नियर बाई है आंसर, सबसे करीबी आंसर वही हमारा होगा 0.98 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है बेटा, यहां पे ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, यहां पे नोट कर लिया जाए इसको भी। किया नोट सभी ने? बढ़े आगे। इसके अलावा कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है जो हमारे पास आए थे, ऐसा नहीं होगा मैं बहुत ज्यादा पीछे जाऊंगा, लेटेस्ट वाले कुछ सवाल मैं आपको ले आऊंगा। जैसे कि पहला सवाल 2019 में हमसे पूछा गया था, बोला गया एक ब्लॉक है बेटा जिसका मास 10 kg, जैसा कि आप ब्लॉक को देख सकते हैं, इज केप्ट ऑन अ रफ इंक्लाइन प्लेन। ये इंक्लाइन प्लेन बेटा रफ है, ठीक है, एज शोन इन द फिगर। अ फोर्स ऑफ 3 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन द ब्लॉक। ब्लॉक के ऊपर एक 3 न्यूटन का फोर्स नीचे की तरफ लगाया। The coefficient of the static friction between the plane and the block is 0.6. What should be the minimum value of force P? P वाले फोर्स की वैल्यू बताइए जिससे कि ब्लॉक मूव नहीं करेगा, ब्लॉक को मूव नहीं करवाना है सर। तो बताइए P का वैल्यू क्या हो सकता है? यार इसको मैं थोड़ा अच्छे से बनाऊं तो सारे फोर्सेस बना दो इस पे लगने वाले। सर ऑब्वियस ये बात है 10 kg का जो ये डब्बा है इस पे कौन कौन से फोर्स लगते हैं ये मुझे पता है बहुत अच्छे से। यहाँ पे 45 डिग्री की बातें चल रही है बेटा। चलो भाई फोर्सेस बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहला फोर्स जो लगता है वो होता है 10G, हमेशा नीचे की तरफ ही लगता है वो। अपार्ट फ्रॉम दिस एक फोर्स यहां पे लगेगा बेटा, एक फोर्स ऑलरेडी आपने लगा दिया है यहाँ पे 3 न्यूटन का, है ना। यहां पे एक और फोर्स कौन सा लग रहा था? तीन न्यूटन का एक फोर्स लग रहा है, एक लगेगा 10G sin 45। इधर जो है वो नॉर्मल आएगा, नॉर्मल जो है वो बैलेंस करेगा 10G cos 45 को। पीछे की तरफ एक फोर्स P लगाया है और अगर यहां पे देखा जाए तो 3 न्यूटन और 10G sin 45 पकड़ के इसको नीचे खींच देंगे। पकड़ के इसको नीचे खींचेंगे तो सरफेस इसको रोकने के लिए एक फ्रिक्शनल फोर्स भी लगा रहा है, गिवन बाय म्यू इनटू नॉर्मल। बेटा इस बॉडी के ऊपर जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं मैंने सारे बना दिए हैं।
ये कहता है कि बॉडी डज नॉट मूव डाउनवर्ड, ये बॉडी नीचे नहीं जानी चाहिए, मतलब अलोंग द इंक्लाइन की डायरेक्शन में जितने भी फोर्सेस है वो एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, यानी 3 न्यूटन प्लस 10 जी साइन 45 बराबर होगा P प्लस एफ के। सिंस बॉडी इज नॉट मूविंग डाउनवर्ड, सिंस बॉडी इज नॉट मूविंग डाउनवर्ड, अब ये बॉडी जो है वो नीचे की तरफ नहीं जा रही, दैट्स वाई देयरफॉर मैं बोल सकता हूं कि 3 न्यूटन प्लस का 10g साइन 45, 10g साइन 45 डिग्री बराबर हो जाएगा P प्लस एफ के। सोच के देखो क्या ये बात सही रहेगी? फोर्सेस बैलेंस किए मैंने भाई। ऑल्सो यार यहां पे न्यूटन ना लिखो, कंफ्यूजन हो जाएगा, है ना, तो 3 इक्वल्स टू P प्लस एफ। ऑल्सो जो नॉर्मल है वो हमारा 10g cos 45 डिग्री के बराबर हो जाएगा। इक्विलिब्रियम की कंडीशन लगा दी है हम लोगों ने, तो 3 प्लस 10g साइन 45, तो 3 प्लस 10 इंटू 10 बाई अंडर रूट ऑफ 2 इज इक्वल्स टू P प्लस म्यू इंटू नॉर्मल की जगह 10g cos 45। फ्रिक्शन क्या होता है? म्यू इंटू नॉर्मल, और नॉर्मल क्या है? 10g cos 45 है। चलो भाई एक काम करते हैं, म्यू का वैल्यू पुट कर देते हैं, P के वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं। तो लेट्स सॉल्व दिस ऑन द नेक्स्ट पेज। तो 3 प्लस 100 बटा रूट 2, 3 प्लस 100 अपॉन अंडर रूट ऑफ 2 इज इक्वल्स टू P प्लस 0.6 इंटू P प्लस 0.6, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.6 था, हो गया 10g cos 45, 10g मतलब 100 बाय अंडर रूट ऑफ 2, ये इधर आ जाएगा, तो 3 प्लस 100 बाय रूट 2 माइनस का 0.6 इंटू 100 बाय रूट 2 इज द वैल्यू ऑफ P। सॉल्व इट अगेन, तो P माइनस का 0.4 इंटू 100 बाय रूट 2 इज इक्वल्स टू P। अरे 1 में से 0.6 माइनस किया तो प्लस का 0.4 आएगा ना यार। 100 बाई रूट 2 निकालिए कॉमन, 3 प्लस 0.4, पॉइंट हटा दिया, एक और जीरो आ जाएगा यहाँ पे, हटाओ भाई, 0 से 0 मर जाएगा, तो 3 प्लस 40 डिवाइड बाई 1.4 इज इक्वल्स टू P। भाई यहाँ पे पॉइंट हटाया, जीरो लगाया, 2 7 जा 14, 2 से 100 टाइम्स, सो 3 प्लस 200 बटा 7 इज द वैल्यू ऑफ P। 200 बटा 7 किया हम लोगों ने, 7 से मारा, 7 2 जा 14 होते हैं, 7 8 जा 56 होते हैं, 4 आ जाएगा, डॉट लगाना पड़ेगा यहाँ पे, और 7 4 जा 20, 7 5 6 4 7 5 जा 28.5, so 3 plus 28.5 is the value of P। 28 29 30 31 is the value of P। है कुछ 31 के करीब, 32 आ रहा है सर, चलेगा क्या? अरे दौड़ेगा भाई। 31.5 आपका आंसर आ रहा है, P का वैल्यू, और ऑप्शन में 32 दिख रहा था तो मैंने उसको मैच करा दिया, सबसे करीबी आंसर 32 आ रहा था, तो यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। लिख लो भाई, जल्दी से लिख लो, समझ रहे हो बात को? इसको भी लिख लीजिए, हो गया, बढ़े आगे। अगला सवाल देख लें। A block kept on a rough inclined plane as shown in the figure remains at rest up to a maximum force of 2 न्यूटन डाउनवर्ड। बेटा पहले क्या हुआ, एक बॉक्स था जिसपे 2 न्यूटन का फोर्स नीचे की तरफ लगा है, जिसकी वजह से वो बॉडी रेस्ट पे थी, ठीक है सर। फिर बाद में क्या हुआ, एक फोर्स 10 न्यूटन का ऊपर लगा है, जिसकी वजह से फिर से वो बॉडी रेस्ट पे थी। तो पहले 2 न्यूटन के केस को सॉल्व करोगे, बाद में फिर आप 10 न्यूटन के केस को सॉल्व करोगे, और फिर बताओगे व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ द फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द प्लेन। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, 2 केसेस में सॉल्व करना है इसको। पहला केस जब यहां पे बॉडी के ऊपर अकेला 2 न्यूटन का फोर्स लग रहा था, बॉडी का मास मैं नहीं जानता हूं, बट इतना जानता हूं बॉडी के ऊपर 2 न्यूटन का फोर्स था। यहां पे एक और फोर्स लगेगा जिसका नामकरण हुआ है mg साइन थीटा के नाम से। थीटा यहां पे 30 डिग्री है, तो हमारा काम आसान हो जाएगा। एंड इसको थोड़ा सा नीचे कर देता हूं, सो इट विल बी योर mg
साइन ऑफ 30 डिग्री। यहां पे एक नॉर्मल बनेगा mg cos 30 डिग्री जो कि नॉर्मल के बराबर है, और बॉडी को ये सब नीचे खींच रहे तो सरफेस बॉडी के ऊपर एक फ्रिक्शन लगाएगा विच इज गिवन बाय म्यू इनटू नॉर्मल। देखो जी, बात यह है कि बॉडी का मास मुझे नहीं पता, साथ ही साथ मुझे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी नहीं पता, तो दो अननोन के लिए दो इक्वेशंस जरूरी होती है। पहली इक्वेशन यहां से मिलेगी बेटिया, क्या बोला है, बॉडी रहेगी रेस्ट पे। उन्होंने बोल दिया है कि बॉडी रहेगी रेस्ट पे। देखो यहां पे बॉडी रिमेन्स एट रेस्ट अप टू अ मैक्सिमम फोर्स ऑफ 2 न्यूटन। जब 2 न्यूटन का फोर्स लग रहा था तो बॉडी रेस्ट पे थी। इक्वेशन लिखना शुरू करा बेटा, तो 2 प्लस mg sin 30, mg sin 30 1/2 होता है, इज इक्वल्स टू फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के लिए हमने लिखा म्यू इंटू mg cos 30 √3/2 बेटा। तो यहां पे इक्वेशन को फर्दर मॉडिफाई किया जाएगा एंड दिस कैन बी फर्दर रिटन एज 4 प्लस mg इक्वल्स टू म्यू √3 mg। mg को चाहो तो उधर ले जाओ, तो यहां पे 4 इज इक्वल्स टू म्यू √3 माइनस का 1 इंटू mg। लो भाई, ये पहली इक्वेशन हो जाएगी हमारे पास। दिस विल बी योर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये 2 न्यूटन के लिए सॉल्व किया। अब आप यही काम 10 न्यूटन के लिए भी सॉल्व करेंगे। सेम काम अब हम 10 न्यूटन के लिए भी सॉल्व करेंगे, और इसको 10 न्यूटन के लिए सॉल्व करने के लिए क्या किया जाए, बॉडी बना दी जाए 10 न्यूटन, नीचे की तरफ mg sin 30 डिग्री। रुको जरा, सबर करो। क्या फ्रिक्शन इस बार ऊपर लगेगा या नीचे लगेगा? 10 न्यूटन की टेंडेंसी बॉडी को ऊपर ले जाने की है। 10 न्यूटन क्या करना चाहता है, बॉडी को ऊपर ले जाना चाहता है, तो क्या फ्रिक्शन नीचे लगेगा इस बार? हाँ सर, फिर से वही बात है, यहां पे mg का cos 30 डिग्री हो जाएगा ये, जो कि फर्दर नॉर्मल के बराबर है, और mg तो अलग चल रहा था बेटा। उन्होंने बोला 10 न्यूटन का फोर्स लगाया तो बॉडी रेस्ट पे है, हमने भी कंसीडर कर लिया, चलो ठीक है भाई, रेस्ट पे है बॉडी। तो इस केस में 10 बराबर होगा mg sin 30 प्लस फ्रिक्शन के, सो 10 इज इक्वल्स टू mg बाई 2 प्लस का म्यू इंटू mg √3/2। भाई एलसीएम ले लीजिए, 20 इज इक्वल्स टू mg कॉमन ले लिया तो इट विल बी 1 प्लस म्यू √3। ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। सही है। यहां क्या बन रहा था, ये बन रहा था म्यू √3 माइनस 1 mg, ये इक्वेशन फर्स्ट थी, और ये इक्वेशन नंबर 2 है। अगर आप इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड कर दोगे तो काम बन जाएगा आपका, म्यू की वैल्यू मिल जाएगी आपको। तो इक्वेशन 1 डिवाइड बाई 2 करते हैं। यहां पे इक्वेशन 1 में जो था वो था 4 इज इक्वल्स टू, अगला सवाल नहीं आना चाहिए, mg इंटू म्यू √3 माइनस का 1 डिवाइडेड बाई 20 डिवाइडेड बाई mg। यहां पे देखेंगे तो क्या दिख रहा है, म्यू √3 प्लस का 1। क्या बात है सर, मर गया 4 5 20। चलो भाई, तो म्यू √3 प्लस का 1 इज इक्वल्स टू 5 म्यू √3 माइनस का 5। बेटा इसको उधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, तो 6 इज इक्वल्स टू 6 इक्वल्स टू, ये म्यू √3 उधर चल जाएगा, 6 म्यू √3 बन जाएगा ये, सॉरी 4 म्यू। 6 इक्वल्स टू 4 म्यू √3। 2 3 is 6, 2 2 is 4, so 3/2 √3 is the value of mu. Mu is equals to √3/2. It's all about the calculation now. तो यहां से देखा तो √3/2 कोई ऑप्शन मैच करता है क्या? ये देखो सर, सी ऑप्शन दिख रहा है मुझे। सो क्या बोल दूं मैं, सी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। क्या किया, सबसे पहले 2 न्यूटन वाले को सॉल्व करा, इक्वेशन फर्स्ट आ गई। देखो बेटा क्या है ना कि जब भी मेरे पास 2 वेरिएबल होते हैं तो 2 इक्वेशन तो चाहिए। यहां पे वेरिएबल कौन है, मास m, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू, ये हमें पता ही नहीं है। तो बेटा 2 वेरिएबल्स हैं तो 2 इक्वेशन चाहिए। पहली इक्वेशन यहां से मिल गई, दूसरी इक्वेशन वो 10 न्यूटन वाले को सॉल्व करके मिलेगी, जो कि ये रही। दोनों को डिवाइड किया, म्यू का वैल्यू √3/2 आ रहा है, कैलकुलेशन है, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं है बेटा इसमें।
तो यहां पे √3/2 हमें मिल रहा है थर्ड ऑप्शन, जो कि आपका करेक्ट है। नोट कर लीजिए इसको जल्दी से। किया नोट सभी ने? इसको भी नोट कर लीजिए। हो गए भी नोट? बहुत बढ़िया। आगे बढ़े, अगला सवाल बोला अ ब्लॉक ऑफ मास 5 kg इज, पहला केस पुश्ड इन केस ए। बेटा पहले वाले केस में देखो बॉक्स को पुश किया जा रहा है, दूसरे वाले केस में बॉक्स को पुल किया जा रहा है। पहले वाले केस में बॉक्स का दबा दिया दबा दिया दबा दिया, दूसरे वाले केस में बॉक्स को पुल कर रहे पुल कर रहे पुल कर रहे, है ना। नाउ दोनों केसेस में हमने जो फोर्स लगाया वो 20 न्यूटन का था, मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल के साथ 30 डिग्री बना रहे। नाउ द कोएफिशिएंट ऑफ द फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द फ्लोर इज 0.2। बेटा ब्लॉक और फ्लोर के बीच में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.2 है, तो इन दोनों के एक्सेलरेशन, पहले वाले केस में अगर एक्सेलरेशन a1 आ रहा है, दूसरे वाले केस में अगर एक्सेलरेशन a2 आ रहा है, तो आप a2 माइनस a1 या फिर a1 माइनस a2 करके मुझे बताएंगे क्या होगा। द डिफरेंस इन द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक इन केस बी एंड केस ए, यानी a2 माइनस a1 आपको करना पड़ेगा। a2 माइनस a1 कितना होता है ये बताइए, 2019 में सवाल पूछा था हमसे। देखो भाई क्या आंसर आता है इसका, फिर मैं बताता हूं कैसे करना है इसको सॉल्व। यार इसमें अगर मैं पहला वाला केस देखूं तो पहले वाले केस को सॉल्व किया जाए, और यहां पे अगर मैं एक ब्लॉक बना रहा हूं ये वाला, तो ध्यान देना सभी लोग, बॉडी के ऊपर जो फोर्स लगाया है वो है 20 न्यूटन का एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। तो बेटा यहां पे इट कैन बी रिटन एज 20 cos 30 डिग्री। क्या ये 20 cos 30 डिग्री बॉडी को फॉरवर्ड मोशन प्रोवाइड कराएगा? कराएगा कि नहीं कराएगा? बिल्कुल कराएगा सर। बॉडी का मास कितना है? 5 kg का है, तो बॉडी की खुद का ग्रेविटी तो लगेगा ही भाई। हाँ 5g इज द ग्रेविटेशनल फोर्स, 5 kg का फोर्स है बॉडी का। बेटा 20 का एक कंपोनेंट नीचे लगेगा जिसको कि नाम दिया गया है 20 sin 30 डिग्री। अब ये दोनों मिलके पता है क्या करेंगे? नॉर्मल को करेंगे बैलेंस। अब ग्राउंड के लिए ये बॉक्स आगे जा रहा है, तो ग्राउंड भी तो क्या करेगा? फ्रिक्शन लगाएगा ना, इस पे लगा दिया भाई फ्रिक्शन। फ्रिक्शन की वैल्यू म्यू इंटू नॉर्मल, नॉर्मल आपका 5g प्लस 20 sin 30 डिग्री। चलो भाई लिख दूं मैं नॉर्मल, यहां पे हमारा 5g प्लस 20 sin 30 की वैल्यू बेटा 1/2 हो जाती है। sin 30 1/2 होता है, तो 5g प्लस 20 sin 30 है ना। सो नॉर्मल का जो वैल्यू बनेगा बेटा 50 प्लस का 10 यानी कि 16 न्यूटन बनेगा। नॉर्मल है हमारे पास 16 न्यूटन, तो फ्रिक्शन की वैल्यू हम निकाल लेंगे। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.2 है, तो फ्रिक्शन भी निकाल ही लो लगे हाथ। म्यू इंटू नॉर्मल, बेटा यहां पे सॉल्व करेंगे 0.2 इंटू 60 करना, और फ्रिक्शन की वैल्यू 12 न्यूटन मिल रही है। आय है क्या बात है। इसको सॉल्व किया तो ये बनेगा 20 इंटू √3/2 10 √3। अरे मुझे बताओ √3 का वैल्यू कितना होता है? 1.7, तो ये हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली 17 न्यूटन का फोर्स। पीछे की तरफ लग रहा है 12 न्यूटन, आगे की तरफ लग रहा है 17 न्यूटन। बॉडी मोशन तो करेगी, बॉडी के पास एक्सेलरेशन भी आएगा आगे की तरफ। समझते हो बात को? बॉडी के ऊपर एक्सेलरेशन आएगा आगे की तरफ, तो नेट एक्सेलरेशन इज गिवन बाय 17 माइनस का 12 इक्वल्स टू 5a। यहां लिख दूं मैं, यहां लिख दूं 17 माइनस का 12 इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, अप्रोक्सीमेटली 17 न्यूटन। 10 √3, √3 की वैल्यू 1.7 ले ली मैंने। बेटा लगभग इसको सॉल्व करेंगे तो 5 इक्वल्स टू 5a1 आ जाएगा, और सॉल्व करने पे a1 की जो वैल्यू है वो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ रही है। ये हमने पहले वाले बॉक्स को सॉल्व किया था, जिसको पुश किया जा रहा था, जिसको पुश किया जा रहा था हमने उसको सॉल्व किया। अब मैं सेकंड वाले बॉक्स को सॉल्व करूंगा जिसको पुल किया जा रहा था, तो इसको मैं अगले पेज पे सॉल्व करता हूं। मैं सेकंड वाले बॉक्स को सॉल्व कर रहा हूं जिसको पुल किया जाएगा बेटा। तो ये रहा हमारा वो बॉक्स, बॉडी के ऊपर लगा 20 न्यूटन का फोर्स, ऑब्वियसली बात है 30 डिग्री पे लगाएंगे हम लोग। तो एक कंपोनेंट तो बॉडी को फर्दर मोशन प्रोवाइड कराएगा 20 cos 30 डिग्री। एक ये जो mg नीचे लग रहा है वो हो गया, नॉर्मल ऊपर लगेगा, और एक कंपोनेंट लगेगा बेटा ऊपर की तरफ विच इज गिवन बाय 20 sin 30। अब मुझे भी बताओ क्या नॉर्मल प्लस 20 sin 30 मिलके mg को बैलेंस करेंगे? जी बिल्कुल। तो नॉर्मल प्लस 20 sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है, ये मिलके mg को बैलेंस कर रहे। सो नॉर्मल प्लस का 10 इज इक्वल टू बेटा मास इंटू जी का वैल्यू 10 होता है, तो नॉर्मल का वैल्यू यहां पे 40 आ रहा है। नोट पॉइंट नोट करना। फ्रिक्शन ऑब्वियसली बात है पीछे की तरफ लगेगा, फ्रिक्शन इज गिवन बाय म्यू इंटू नॉर्मल। यहां पे लिख देता हूं फ्रिक्शन की वैल्यू भी
म्यू इंटू नॉर्मल। बेटा म्यू यहां पे 0.2 है, नॉर्मल यहां पे 40 है, सॉल्व किया, फ्रिक्शन का वैल्यू 8 न्यूटन आ रहा है। 20 cos 30, फिर से वही बात होगी, अप्रोक्सीमेटली बेटा ये 20 इंटू 1.7/2 बन जाएगा और इट कैन बी रिटन एज 17 न्यूटन। अप्रोक्सीमेटली वैल्यूज है बेटा, 20 cos 30 √3/2 होता है, √3 की वैल्यू मैं 1.7 लेता हूं, उसके बेसिस पे इसका आंसर निकालता हूं। √3 की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 1.7 ले ली, 2 10 20, 17 आ जाएगा बेटा। आगे लग रहा है 17 न्यूटन का फोर्स, पीछे लग रहा है 8 न्यूटन का फोर्स। बताओ भाई साहब, आगे लग रहा है 17 न्यूटन का, पीछे लग रहा है 8 न्यूटन का, क्या ये एक्सेलरेट करेगा? बिल्कुल करेगा सर। आगे लग रहा है 17, पीछे लग रहा है 8, ये आगे की तरफ एक्सेलरेट करेगा विद एन एक्सेलरेशन ऑफ a2। कैसे निकालेंगे? वही बात सर, नेट फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन करके। नेट फोर्स 17 माइनस का 8 इज इक्वल्स टू 5a2। 9 बनता है ये, 9 इज इक्वल्स टू 5a2। सो a2 का वैल्यू बनता है 9/5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। a2 आ गया, a1 भी आ गया, तो मैं a2 माइनस a1 निकालूं। अब कहां पे सॉल्व करें सर? a2 माइनस a1, यही तो मांगा था उसने, तो 9/5 माइनस का 1, इट विल बी 9 माइनस का 5/5, 4/5 कैन बी रिटन एज 0.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो दोनों के एक्सेलरेशन का जो डिफरेंस आ रहा है 0.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का आ रहा है बेटा। दोनों के एक्सेलरेशन का जो डिफरेंस है वो 0.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, यही वो हमसे पूछ रहा था और इसका आंसर मुझे बी ऑप्शन में मिल रहा है। सो बी इज द करेक्ट वन। समझ आती है बातें सभी को? छाप लीजिए, नोट कर लीजिए इसको जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ते हैं। किया नोट सभी ने? इसको भी लिख लो। किया ये भी नोट सभी ने? इसको भी लिख लो। ये भी कर लिया नोट सभी ने? क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। चलिए भाई अगले सवाल पे बढ़ते हैं, जो कि 2021 में पूछा गया था हम लोगों से। द कोएफिशिएंट ऑफ द स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन अ वुडन ब्लॉक हैविंग द मास ऑफ 0.5 kg एंड अ वर्टिकल रफ वॉल विच इज 0.2 है ना। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.2 दे दिया है, बॉक्स जो है 0.5 kg का है, ये रहा डब्बा, ये रही दीवार, डब्बे का मास m जो कि 0.5 kg का है। डब्बे के ऊपर आप एक फोर्स लगा रहे हो जिसकी वैल्यू हमें बतानी है। डब्बे के ऊपर एक फोर्स लगाया, डब्बे के ऊपर ग्रेविटी लगी नीचे की तरफ। डब्बे पे जब आपने फोर्स लगाया तो डब्बा दीवार को धक्का मारता है, बदले में दीवार ने भी क्या किया? डब्बे पे फोर्स लगा दिया, नॉर्मल वाला। mg क्या कर रहा है? बॉक्स को नीचे खींचने की कोशिश करता है, तो दीवार ने एक और फोर्स लगाया फ्रिक्शन वाला ऊपर की तरफ। अब हम चाहते हैं कि ये जो डब्बा है वो दीवार के साथ चिपका रहे, है ना। द ब्लॉक टू कीप what horizontal force should be applied on the block to keep it adhere to the wall will be। बेटा आप चाहते हो कि ये डब्बा दीवार से चिपका रहे, कोई मोशन ना करे। हम चाहते हैं ये बॉक्स जो है वो रेस्ट पे रहे। हम क्या चाहते हैं कि जो बॉक्स है बेटा वो क्या रहे? रेस्ट पे रहे। अब अगर हम चाहते हैं बॉक्स रेस्ट पे रहे तो सारे फोर्सेस को बैलेंस कर दीजिए, तो F हमारा नॉर्मल के बराबर हो जाएगा, फ्रिक्शन हमारा mg के बराबर हो जाएगा। फ्रिक्शन को म्यू इंटू नॉर्मल लिखते हैं जो कि mg है, और बेटा नॉर्मल की जगह F लिख दूं तो म्यू इंटू F इक्वल्स टू mg हो जाएगा। चलिए भाई, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.2 इंटू F इक्वल्स टू 0.5 इंटू g का वैल्यू 10, पॉइंट हटाया अपॉन में 0 आया, पॉइंट हटाया अपॉन में 0 आया, 0 से 0 मर जाएंगे। बहुत ही शानदार सर, 2 से 5 टाइम्स ये मर जाएगा और फोर्स की जो वैल्यू बनेगी इट विल बी योर 25 न्यूटन। फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे? 25 न्यूटन। यानी कि यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक। जैसे कि आपको पता है जेई में अब न्यूमेरिकल टाइप के सवाल भी आते हैं, तो ये न्यूमेरिकल टाइप का सवाल था, कोई ऑप्शन नहीं है इसमें, ठीक है। ये न्यूमेरिकल टाइप का सवाल हो गया बेटा। चलिए भाई सॉल्व कर लीजिए, इसको लिख लीजिए जल्दी से। लिख लिया, अगले सवाल पे बढ़े। तो बेटा अगला सवाल हमसे बोलता है एन इंक्लाइन प्लेन इज बेंट इन सच अ वे दैट द वर्टिकल क्रॉस सेक्शन इज गिवन बाय y इक्वल्स टू x स्क्वायर अपॉन 4 वेयर y इज इन वर्टिकल एंड x इज इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। इफ द अपर सरफेस ऑफ दिस कर्व्ड प्लेन इज रफ with coefficient of friction as 0.5, the maximum height in centimeter at which a stationary block will not slip downward is।
बेटा एक इंक्लाइन प्लेन है जो कि ऐसे बेंड किया गया है कि जो इसका वर्टिकल सेक्शन है ना, इट इज गिवन बाय y स्क्वायर इक्वल्स टू x स्क्वायर बाय 4। ये पैराबोला की इक्वेशन लग रही है आपको, है ना, ये हमें पैराबोला की इक्वेशन लग रही है। बेटा यहां पे कुछ इस टाइप का पैराबोला बना लूं मैं, तो देखो ये जो इंक्लाइन प्लेन है इसका अपर पार्ट, ये रहा हमारा इंक्लाइन प्लेन, ये रहा हमारा इंक्लाइन प्लेन। इस इंक्लाइन प्लेन का जो अपर पार्ट है जहां पे बॉक्स को रखा हुआ है, वहां पे इन्होंने बोला y जो होगा x स्क्वायर बाय 4 होगा। तो बोलता है कि यहां पे कितना कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन रखें, यही बोला है इसने, नहीं, द मैक्सिमम हाइट, कितनी हाइट पे बॉक्स को रखूं कि वो स्लाइड ना करे। हम चाहते हैं बॉक्स आज भी रेस्ट पे रहे। यार एक बात बताओ, इस बॉक्स के ऊपर कौन कौन से फोर्स लगेंगे? एक तो mg का साइन थीटा, मान लीजिए दिस इज योर एंगल थीटा, तो एक तो mg का साइन थीटा लगेगा और इधर लगेगा फ्रिक्शन पीछे की तरफ, यहां पे नॉर्मल लग जाएगा ऐसे, और बेटा यहां पे फोर्स लग जाएगा mg का cos थीटा। खुद ही सोचो तुम लोग सही बात बोल रहे कि नहीं बोल रहे। हम क्या चाहते हैं कि बॉक्स स्लाइड ना करे। बॉक्स अगर स्लाइड नहीं करेगा तो फ्रिक्शन mg sin थीटा के बराबर हो जाएगा। तो हम चाहते हैं फ्रिक्शन हमारा mg sin थीटा के बराबर हो जाए ताकि बॉक्स जो है वो स्लाइड ना करे। और फ्रिक्शन को म्यू इंटू नॉर्मल लिखा जाता है मेरे बच्चे, तो ये हो जाएगा mg sin थीटा के बराबर। ठीक है, नॉर्मल की जगह मैं mg cos थीटा लिख देता हूं, तो म्यू इंटू mg cos थीटा बराबर हो जाएगा mg sin थीटा के बच्चे। जरा गौर फरमा के देखें तो mg से mg मर जाएगा और म्यू का वैल्यू बनेगा sin थीटा अपॉन cos थीटा, जिसको कि क्या कहते हो आप लोग? tan थीटा। बेटा म्यू का वैल्यू 0.5 दे रखा है, तो tan थीटा क्या 0.5 हो जाएगा? म्यू हमारे पास 0.5 दे रखा है, तो यहां से tan थीटा की वैल्यू बन चुकी है 0.5 यानी कि 1/2। चलो भाई बहुत बढ़िया। बेटा जहां पे ये अपर पार्ट है, क्या बोला इसमें? यही तो बोला है दैट द वर्टिकल क्रॉस सेक्शन, ये जो वर्टिकल क्रॉस सेक्शन है उसकी इक्वेशन है बेटा y इक्वल्स टू x स्क्वायर बाय 4, y इक्वल्स टू x स्क्वायर बाय 4। बेटा ये कर्व है, क्या इसका जो स्लोप होगा वो tan थीटा के बराबर होगा? ये कर्व है बेटा, इसका जो स्लोप होगा वो tan थीटा के बराबर होगा। tan थीटा आप पहले निकाल के बैठे हुए हो तो इसका स्लोप निकालते हैं। तो बेटा इसका स्लोप निकाला dy बाय dx, इसका स्लोप निकाला बेटा dy बाय dx इक्वल्स टू 2x बाय 4। क्या बेटा ये tan थीटा के बराबर होगा? बिकॉज दिस इज नथिंग बट द स्लोप। tan थीटा का वैल्यू 1/2 है, आप लिख दीजिए यहां पे, तो x बाय 2 इक्वल्स टू 1/2। बेटा यहां से 2 से 2 टाइम्स मर जाएगा, x अपॉन 2 tan थीटा जो कि 1/2 है उसके बराबर हो गया। 2 से 2 भी मर जाएगा और सॉल्व करने पे x का वैल्यू जो हमें मिलता है वो है 1। पर क्या मुझे x चाहिए था? नहीं सर, वो हाइट मांग रहा है। हाइट मतलब वो y की बातें कर रहा है हमसे, हाइट मतलब वो y की बातें कर रहा है। इस x को उठा के पुट कर दीजिए इस इक्वेशन में, तो आपको हाइट यानी वर्टिकल हाइट y मिल जाएगा। लेट्स सॉल्व दिस ऑन द नेक्स्ट पेज। और y की जो वैल्यू है इट इज योर x स्क्वायर बाय 4 यानी कि 1/4, 0.25 मीटर। लेकिन उसने आंसर सेंटीमीटर में मांगा है, तो ये बनेगा 25 सेंटीमीटर। तो दिस इज द हाइट बेटा 25 सेंटीमीटर। उसने आंसर किस में मांगा है? देखो जरा, सेंटीमीटर्स बोला उसने, तो आंसर विल बी 25 सेंटीमीटर। न्यूमेरिकल टाइप के सवाल अगेन 2021 में पूछा गया था। समझ आई बात? समझ आ रही है बात आपको? लिख लो जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ते हैं। लिख लिया सभी ने? यहां तक आ गए पूरा पाठ? बहुत बढ़िया। चलिए भाई, तो यहां पे हमारी कहानी खत्म हो जाती है फ्रिक्शन की, और मैंने कोशिश की है कि आपको सारी चीजें क्लियर करवा दूं फ्रिक्शन की। बाकी और भी ऐसे सवाल होंगे जो आपको मिलेंगे, तो मैं चाहता हूं कि उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहिए, रुकिए बिल्कुल भी मत। कोई क्वेश्चन आता है तो भाई पोर्टल में आके आप अपने डाउट्स सॉल्व दे सकते हैं। हम लोगों को डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक प्रोवाइड करा दी है, वहां पे आप डाउट पूछिए, वो डाउट हमारे पास आएगा, उसको हम यहाँ सॉल्व करा देते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज आपको मिल जाएगी। बाकी वीडियो दोबारा देखना है तो आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पे आ सकते हैं magnetbrains.com। यहां पे आप IIT JEE वाले डिपार्टमेंट में जाएंगे तो आपको यहां पे पूरा क्रैश कोर्स हमारा जो है वो मिल जाएगा। इस क्रैश कोर्स पे जैसे आप क्लिक करोगे तो यहां पे आपको देखने को मिलेंगे लेक्चर फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के। अभी तक हमने जितने भी लेक्चर कवर करवा दिए वो सारे लेक्चर्स यहां पे हमने प्रोवाइड कर दिए हैं, तो आपको अब इनको इधर उधर जाके ढूंढने की जरूरत नहीं है। अपना टाइम वेस्ट बिल्कुल भी मत करना।
आप सीधा यहां पे आके देखिए, लेक्चर्स बिल्कुल आपके लिए फ्री होंगे। कभी ये मत सोचना बेटा कि आप वेबसाइट पे इसलिए बुला रहे हो कि यहां पे कूपन कोड लगाना पड़ेगा या सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। कोई सब्सक्रिप्शन नहीं बेटा, आपकी मर्जी, जितने बार आपको लेक्चर देखना है उतने बार देखिए, ठीक है। तो आपके सारे क्रैश कोर्स, भले वो फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो या मैथ्स का हो, सारे सब्जेक्ट्स यहाँ पे अवेलेबल है। पूरे सीक्वेंस में हमने सारे लेक्चर्स अरेंज करके रख दिए आप लोगों की। बाकी अगर आप लोग भी चैनल पे नए हैं तो लाल बटन को जरूर दबा लेना, उसके बगल में जो घंटा है उसको जरूर बजा देना, सो दैट कोई नोटिफिकेशन मिस ना हो। बाकी अपने भाई बंधु सखा सहेली तक ये सेशन पहुंचा दो, उनको बोल दो कि भाई साहब मैग्नेट ब्रेन्स पे जेई का क्रैश कोर्स शुरू हो चुका है, तो अब इधर उधर अपना टाइम वेस्ट बिल्कुल ना करे, सीधा यहां पे आए। आपका एक दिन में एक चैप्टर हम पूरा कंप्लीट करा देंगे आप, ठीक है। तो ये उनको बोल दो जाके। बाकी सेशन अगर पसंद आया तो लाइक जरूर कर देना। और बस इतनी ही बातें थी फ्रिक्शन में। अब अगला चैप्टर जो होगा हमारा वो वर्क पावर एनर्जी होगा। तो वर्क पावर एनर्जी में भी उसकी थ्योरी देखेंगे, उससे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखेंगे, क्वेश्चंस देखेंगे और कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और फिर उसको भी हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है भाई, मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।